एज यू नो दैट हम लोग इंजीनियरिंग मैकेनिक्स को पढ़ रहे थे एंड हम लोग जो स्टार्ट किए थे वो हम लोग सबसे पहले देखे थे कि क्या होता है मेरा इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, यानी इंट्रोडक्शन एंड फोर्स सिस्टम को स्टार्ट किए थे, राइट। फर्स्ट लेक्चर आप लोग आ चुका है, या आप लोग हो जाएगा सेकेंड लेक्चर। दिस इज द सेकेंड लेक्चर ऑफ इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। एंड आज के इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम लोग मेनली बात करेंगे फोर्स सिस्टम के बारे में। प्रीवियस जो लेक्चर था या फिर बोल सकते हो जो हम लोग का फर्स्ट लेक्चर था, उसमें मैंने आपको समझाया था कि इंजीनियरिंग मैकेनिक्स क्या होता है, इसका इंपॉर्टेंस क्या होता है, इसका क्लासिफिकेशन हम लोग कैसे करते हैं, और क्लासिफिकेशन से कितने तरह का अदर सब्जेक्ट निकलता है और उसमें क्या क्या चीज़ें पढ़ते हैं, इन सभी के बारे में हम लोग समझे थे। तो चलिए आज जानते हैं हम लोग सेकंड लेक्चर में, और सेकंड लेक्चर में समझते हैं दैट मेरा फोर्स सिस्टम कितना इंपॉर्टेंस हो जाता है ना। ये सब मैं आप लोगों को बता रखा हूं, है ना, सारा क्लासिफिकेशन में आपको बता रखा हूं। अगर मैं आपको थोड़ा 1 मिनट में रिवीजन करवा दूं तो आप रिवीजन ऐसे कर सकते हो कि सर इंजीनियरिंग मैकेनिक्स जो है उसमें हम लोग इज अ पार्ट ऑफ फिजिक्स, ये एक फिजिक्स का पार्ट होता है जिसमें हम लोग फोर्स और फोर्स के इफेक्ट के बारे में पढ़ते हैं। अब वो फोर्स जब लग रहा है तो जरूरी नहीं कि बॉडी मोशन करे, रेस्ट कंडीशन में तभी हम लोग फोर्स का इफेक्ट के बारे में स्टडी कर सकते हैं, फोर्सेस के बारे में स्टडी कर सकते हैं, या जब फोर्स लगाएं उसका इफेक्ट मुझे जो देखने को मिलता है वेलोसिटी, स्पीड, एक्सेलरेशन, वो जो स्टडी करते हैं वो भी कर सकते हैं। और अगर मैं उसको और अलग तरीके से अगर डिफाइन कर सकता हूं तो ऐसे भी डिफाइन कर सकता हूं दैट मैकेनिक्स कम्स अंडर द स्टडी ऑफ बॉडी अंडर द रेस्ट और इन मोशन। चाहे बॉडी मेरा रेस्ट कंडीशन में रहे या बॉडी मेरा मोशन कंडीशन में रहे, उसके बारे में जब हम लोग स्टडी करते हैं तो वो कहलाता है मेरा क्या, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। ठीक है, यस, अभी जस्ट क्लास स्टार्ट हुआ डियर, बस बता रहा हूं क्या पढ़ाई हुआ था। फिर हम लोग देखे थे कि मैकेनिक्स जो होता है उसको 3 भाग में डिवाइड करते हैं, एक आ जाता है स्टेटिक्स, एक आ जाता है डायनेमिक्स, और एक आ जाता है हाइड्रोमैकेनिक्स बोलो या फिर हाइड्रोलिक्स बोलो। फर्स्ट वाले पार्ट में हम लोग क्या देखते हैं स्टेटिक्स में, दैट हम लोग यहाँ पे स्टडी करते हैं सॉलिड बॉडी का, है ना, व्हेन एज इट रेस्ट, यानी कि मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड जब मेरा रेस्ट कंडीशन में रहेगा सॉलिड, तो उसके बारे में जब बिहेवियर के बारे में स्टडी करते हैं तो वो मेरा स्टडी कहलाता है। और ये हम लोग पढ़ते हैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल सब्जेक्ट में। सिमिलरली अगर हम लोग सॉलिड के बारे में स्टडी कर रहे हैं लेकिन वो मेरा मोशन करते हुए स्टडी कर रहे हैं तो वो कहलाता है डायनेमिक्स, जिसको हम लोग पढ़ते हैं थ्योरी ऑफ मशीन टॉम में। और उसके बाद आ जाता है हाइड्रोमैकेनिक्स या फिर हाइड्रोलिक्स मशीन, इसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं, मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड के बारे, फ्लूइड के बारे में पढ़ते हैं। किसके बारे में, मैकेनिक्स ऑफ फ्लूइड इन रेस्ट और इन मोशन, यानी कि जब मैं फ्लूइड को रेस्ट में या मोशन में उसके बिहेवियर के बारे में स्टडी करता हूं, प्रॉपर्टीज के बारे में जानता हूं, तो वो कहलाता क्या, हाइड्रोमैकेनिक्स या फिर हाइड्रोलिक्स। डायनेमिक्स को भी 2 भाग में डिवाइड करा जाता है, क्योंकि मोशन में स्टडी कर रहे हैं। अब ये मोशन में जो स्टडी कर रहे हैं, क्या केवल आपको मोशन के बारे में जानना है या मोशन के साथ साथ उसका कोज भी जानना, कारण भी जानना कि मोशन क्यों हुआ, गति क्यों हुआ, स्पीड क्यों हुआ, वेलोसिटी चेंज क्यों हुआ, एक्सेलरेशन चेंज क्यों हुआ, चेंज क्यों हो रहा है, आ क्यों रहा है, वो जानना है। तो केवल और केवल अगर आपको गति के बारे में जानना, मोशन के बारे में जानना है तो वो पढ़ते हैं काइनेमेटिक्स में, और जब मैं मोशन के साथ साथ उसका कोज जानना चाहता हूं तो पढ़ते उसको काइनेटिक्स में, राइट। ये चीज हो गया। अब बढ़ते आगे। नाउ आज हम लोग देखने वाले हैं, आज के इस पर्टिकुलर सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे मेनली फोर्स सिस्टम के बारे में, कि आखिर मेरा फोर्स सिस्टम क्या होता है और फोर्स सिस्टम का हम लोग कैलकुलेशन कैसे करते हैं, जैसे रिजल्टेंट फाइंड आउट करते हैं। कोई एक बॉडी में नंबर्स ऑफ फोर्स अगर लग रहा है तो उसका रिजल्टेंट कैसे फाइंड आउट करेंगे। अब ये फोर्स सिस्टम के बारे में समझेंगे कि मेरा कितना तरह का फोर्स होता है, पैरेलल फोर्सेस होता है ना, या फिर नॉन पैरेलल फोर्सेस होता है, कई तरह का इंक्लाइंड फोर्स हो जाता है ना, अपोजिट फोर्स, सेम डायरेक्शन में फोर्स, इन सब के बारे में समझेंगे आज के इस पर्टिकुलर सेशन में, है ना। अच्छा, और एक मैं आपको बता देता हूं कि ये जो हम लोग का चैप्टर है, जो ये बेसिकली एक तरह से चैप्टर बोलो या फिर एक टॉपिक बोलो, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है या टॉपिक हो जाता है इन इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। आपको इस चैप्टर से 100% है क्वेश्चन देखने को मिलता ही मिलता है। तो आप ये मान के चलो कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है इन इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। अब मैं आपको कुछ कुछ बेसिक चीजें समझाता हूं, है ना, कुछ कुछ बेसिक चीजें समझाता हूं। यस डियर, जो रहेगा सिलेबस में सब चीज पढ़ा जाएगा, बिल्कुल टेंशन ना लो चंदन, है ना, कर देंगे। अभी पहले जब पढ़ाई स्टार्ट कर दिए हैं तो इसको पढ़ लेते हैं। अगर आपको सिलेबस के बारे में जानना है तो जैसा क्लास का एंड होगा तब मैं आपको डिस्कस पूरा कर दूंगा सिलेबस के बारे में, ठीक है डियर, बिल्कुल टेंशन ना लो। चलिए, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू, चंदन, आदित्य, सुलभ, शक्ति, अजय, प्रियंका, सरिका, सभी बच्चों को गुड इवनिंग मैंने बोल दिया। अब चलिए थोड़ा सा पढ़ाई में फोकस करो, बाकी जो भी डाउट है, देखो मैं डाउट 2 ही टाइम पे लूंगा, या तो क्लास के स्टार्ट होने के टाइम पे या फिर स्टार्ट जब बंद हो जाएगा तब, बीच में केवल और केवल हम लोग स्टडी करेंगे, बाकी कोई बात नहीं करेंगे, ठीक है। चलिए देखो, मैं यहाँ पे क्या बात कर रहा हूँ कि बेसिक बेसिक चीजें, जैसे कि मान लेते हैं मेरा फोर्स वेक्टर है, तो ये मेरा पी रहा फोर्स वेक्टर है,
जो इस डायरेक्शन में आ रहा है, क्योंकि यू नो दैट कि फोर्स जो होता है, अच्छा ये तो आपको पता है कि डायरेक्शन यहाँ पे क्यों लेके चलते हैं, बिकॉज फोर्स इज दो तरह का क्वांटिटी होता है, एक बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी, एक बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। तो फोर्स मेरा वेक्टर क्वांटिटी होता है। अब आपको ये भी नहीं याद है तो बहुत बुरा हाल है, लेकिन मैं फिर भी रिविजन थोड़ा करा देता हूं। अगर आप लोग भूल गए हो तो याद आ जाएगा। एक हो जाता है मेरा स्केलर क्वांटिटी, है ना। अब यहाँ पे कुछ बच्चे जो तेज हैं वो मत बोल ले रहा सर मुझे पता है सर, आगे बढ़िए टाइम वेस्ट हो रहा है। भाई आपको पता है, रिवीजन कर लो, ठीक है, 2 मिनट का टाइम है। एक हो जाता है वेक्टर क्वांटिटी, एक क्या हो जाता है मेरा वेक्टर क्वांटिटी। अब समझना, जब मैं बात करता हूं स्केलर क्वांटिटी का, तो स्केलर क्वांटिटी को डिफाइन करने के लिए केवल और केवल मैग्नीट्यूड का जरूरत पड़ता है। किसका जरूरत पड़ता है? ओनली और मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड क्या होता है? बेसिकली वैल्यू होता है, वैल्यू का जरूरत पड़ता है। अभी मैं आपको समझाऊंगा कैसे। और जब मैं बोलूंगा वेक्टर क्वांटिटी का, तो वेक्टर क्वांटिटी में आप लोग को मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन का भी जरूरत पड़ता है, तभी जाकर उस चीज को डिफाइन कर सकते हो। अदरवाइज वो चीज डिफाइन ही नहीं होगा, आधा अधूरा रहेगा। आप बोलेंगे सर एग्जांपल बताइए। जैसे कि अगर मैं स्केलर क्वांटिटी का एग्जांपल आपको बताता हूं, जैसे हो गया आपका टाइम। क्या आ गया? टाइम आ गया। जैसे कि टेम्परेचर आ गया। क्या कभी भी आप तापमान बताने के लिए कि भाई इतना डिग्री सेल्सियस, आप बुखार चेक कर रहे हो तो आपने थर्मामीटर लिया और थर्मामीटर के थ्रू से आप बोल रहे हो कि मेरा मान लो 41 डिग्री सेल्सियस है, 50 डिग्री सेल्सियस है ना, 37 डिग्री सेल्सियस नॉर्मल टेम्परेचर रहता बॉडी का। लेकिन उससे ज्यादा है तो आपका बॉडी गर्म है, बुखार वगैरह है। लेकिन क्या आप डायरेक्शन के बारे में बताते हो क्या डॉक्टर को? फिर डॉक्टर बताता है कि आपका बॉडी 41 डिग्री सेंटीग्रेड है इन द नॉर्थ डायरेक्शन। नहीं, डायरेक्शन के बारे में नहीं बताता है। तो यहाँ पे केवल और केवल वैल्यू या मैग्नीट्यूड का जरूरत पड़ा तो मेरा टाइम क्या होगा? स्केलर क्वांटिटी। सिमिलरली अगर बात करेंगे टेम्परेचर का या भी टाइम का, जैसे कितना बज रहा है तो आप बोलेंगे सर अभी बज रहा 8:30 या 9 या 10 बज रहा है या 4 बज रहा है, तो आप बोलते हो कि 4 बज रहा है। एम और पीएम बोलते हो, राइट। एम और पीएम बोलते हो केवल दिखाने के लिए भाई 12 से पहले है, यानी कि मॉर्निंग टाइम है या फिर इवनिंग टाइम है या नाइट है। आप डायरेक्शन के बारे में नहीं बताते हो, तो दीज आर कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी। वहीं आ जाता है वेक्टर क्वांटिटी में क्या कि वहां पे डायरेक्शन के बताए बिना वो चीज को आप डिफाइन ही नहीं कर सकते। जैसे कि आपका हो गया फोर्स। आप बोलेंगे, आप बहुत सारे स्टूडेंट बोलेंगे सर कैसे, तो मैं आपको बता रहा हूं। जैसे सपोज करो आप जा रहे हो, ये ट्रेन रहा, कोई ऐसा बच्चा नहीं जो ट्रेन नहीं जानता होगा, है ना। ये ट्रेन है और ट्रेन खड़ा है। एक मेरा आपके पास क्या है? कुली है। बहुत सारा सामान आप लेके जा रहे हो, तो कुली को आपने कहा कि भैया ये जो है ना मेरा मान लो ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। तो आप बोलोगे मेरा पहला बोगी में मेरा है, वहां पे मेरा फैमिली है, तो मैं लेके जा रहा हूँ बच्चा वगैरह को, आप सारा जो है सामान लेके चलाओ। वो बेचारा क्या किया, वो सुना कुछ एक बोले और वो सुना 5, तो वो ले जाके अभी 4 सुना, 4 में जाके धर दिया, रख दिया सारा ट्रॉली वगैरह बैग वगैरह। आप पहली बात उसको पैसा दोगे क्या? है ना। आप बोलोगे एक तो आपने लेट करा दिया, ट्रेन निकल पड़ा और आप कहाँ जाके रख दिए। एक तो आप काम किए, उसको आप दूर की बात है, पैसा देने को दूर की बात है, आप उसको उल्टा डांटोगे। लेकिन मैं बोलूंगा क्या वो थका नहीं? क्या बिल्कुल काम किया, लेकिन उस काम का कोई वैल्यू नहीं हुआ। क्यों? फिजिक्स की दुनिया में इसको काम नहीं बोलेंगे। क्यों? डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, उस डायरेक्शन में वो काम नहीं किया, इसलिए आप फिजिक्स के भी बिहाफ पे उसको पैसा नहीं दिए। क्योंकि आप बोले कि भाई डायरेक्शन भी इंपॉर्टेंट है, आप बस ढो दिए, ढोने से थोड़ा ना होता है, आप कहीं और ले जाके चलोगे तो। भाई साहब मान लो इस तरह से आप कार चला रहे हो, है ना, और आपको कोई बोला जाए रिवर्स में, रिवर्स करना, पीछे आओ पीछे आओ पीछे आओ, क्योंकि आगे क्या है आपका कार यहाँ पे खड़ा है, इस जगह पे कार खड़ा है ना, इस जगह पे आपका कार खड़ा है, और पीछे क्या है? पीछे आपका जगह है लेकिन आगे पूरा ढलान है या फिर मान लो गड्ढा है, तो आपको बोलना रिवर्स करना है। वो बच्चा अगर आगे कर दे कोई, तो पता चलेगा कार आपका खाई में गिर गया, तो भाई लाखों करोड़ों का गाड़ी आपका तो गया धीरे, है ना। यानी कि आपको बहुत इंपॉर्टेंट है डायरेक्शन जानना कि भाई फोर्स तो लगा रहे हैं हम, धक्का दे रहे, किधर धक्का देना ये भी इंपॉर्टेंट है। तो आपको बताना कि भाई तुम ऐसे आना फिर ऐसे जाना। तो यहाँ पे डायरेक्शन भी इंपॉर्टेंट है, वैल्यू के साथ साथ मैग्नीट्यूड के साथ साथ। तो वेक्टर क्वांटिटी हो गया मेरा क्या? फोर्स। इसीलिए फोर्स आ जाता है वेक्टर क्वांटिटी में। खैर ऐसे तो जानने के लिए बहुत सारा चीज है, जो बेसिक बेसिक चीज आपको पता होना चाहिए। जैसे कि बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाता है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में। कई सारे बच्चों को समझ नहीं आता कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिस्टेंस को जो है ना उसको रखा जाता है वेक्टर क्वांटिटी में, स्केलर में, लेकिन जब बात आता है मेरा डिस्प्लेसमेंट का, विस्थापन का, तो वेक्टर क्वांटिटी बन जाता है डिस्प्लेसमेंट। ऐसा क्यों? डिस्टेंस क्या होता है? एक से लेकर 2 पॉइंट के बीच के दूरी को, ए से लेकर बी के दूरी को कोई किधरों से जा रहा साइकिल चला के, ऐसे घूम के गया, ऐसे घूम के गया, ऐसे घूम के गया, वो सब का सब कह कहलाएगा डिस्टेंस, यानी कि डिस्टेंस यानी दूरी। तो दूरी हो जाता है स्केलर क्वांटिटी। उसके लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए, कितना किलोमीटर गया, 10 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 2.5 किलोमीटर, जितना गया। लेकिन जब मैं बात करता हूं यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट का, तो डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन दी 2 पॉइंट्स। जो मेरा सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है 2 पॉइंट का, उसके लिए आपको बिल्कुल स्ट्रेट चलोगे तब जाके आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मिलेगा, तो वो हो जाता है डिस्प्लेसमेंट। तो सारा का सारा यहाँ जो है ना सब का सब डिस्टेंस हो सकता है, लेकिन
डिस्प्लेसमेंट केवल एक होता है। हर डिस्प्लेसमेंट को डिस्टेंस नहीं बोल सकते हैं, है ना। हर डिस्प्लेसमेंट को आप डिस्टेंस बोल सकते हो, लेकिन हर डिस्टेंस को आप डिस्प्लेसमेंट नहीं बोल सकते हो, ये सही है, ठीक है, समझ गए। एवरी डिस्टेंस जो होता है वो आपका डिस्प्लेसमेंट नहीं हो सकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यानी कि आप डायरेक्शन का जरूरत पड़ा डिस्प्लेसमेंट नहीं, इसलिए वेक्टर क्वांटिटी। और इसीलिए और एक आ जाता है क्या कि जो स्पीड होता है, स्पीड को हम लोग स्केलर क्वांटिटी बोलेंगे, जबकि जो मेरा वेलोसिटी होता है, वेलोसिटी को बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। क्यों? क्योंकि स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, और जब मैं बात करता हूं किसका, वेलोसिटी का, तो ये हो जाता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब दोनों का जो यूनिट होता है वो मीटर पर सेकंड ही होता है, लेकिन मीटर पर सेकंड में अंतर ये है कि मेरा डिस्टेंस से बना है स्पीड, इसलिए मेरा वेक्टर स्केलर क्वांटिटी बन गया। और चूंकि वेक्टर क्वांटिटी जो है ये वेक्टर से बना, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट चूंकि मेरा वेक्टर है इसलिए वेलोसिटी भी वेक्टर क्वांटिटी हो गया। खैर, इतना बताने का पीछे मकसद ये था कि आप ये समझो कि वेक्टर जो होता है वो किस तरह का क्वांटिटी होता है। क्यों मैंने कहा यहाँ पे कि फोर्स जो मेरा वेक्टर क्वांटिटी, यानी कि यहाँ पे मुझे सिर्फ आपको वैल्यू नहीं बताना है कि वेक्टर का वैल्यू यहाँ पे 10 न्यूटन है, आपको ये भी बताना पड़ेगा एरो कितना है, इसलिए एरो दिखाते हैं हम लोग हैं, समझ गए। अब जब इतना आपको समझ में आ गया तो अब चलते हैं आगे क्लास की ओर। तो यहाँ पे मैं क्या बोल देता हूँ कि ये रहा एक वेक्टर क्वांटिटी जो कि मान लो V1 है, सबसे क्वांटिटी है 10, 20, 50, 60, वो बात की बात है, फिलहाल में मानते हैं। और दूसरा एक मेरा वेक्टर क्वांटिटी है ना, जो मेरा है V2, ये भी समथिंग क्वांटिटी है। अब अगर आपको यहाँ पे रिजल्टेंट फाइंड आउट करना कि भाई टोटल मेरा कितना है, इसका रिजल्टेंट कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो रिजल्टेंट क्या करते हैं हम लोग, इसको लॉक कर देते हैं, ये जो ट्रायंगल जैसा बन रहा है ना इसको लॉक कर देंगे। और एरो का भी ध्यान रखना है, एरो हमेशा ऑपोजिट रहेगा, यानी उसको लॉक करेगा, बंद करेगा, चलेगा नहीं। जैसा अगर आप ध्यान दिए होंगे तो ये एरो जा रहा है कुछ इस डायरेक्शन पे, ये गया कुछ इस डायरेक्शन में, अभी अगर ऐसे डायरेक्शन कर देता ना घूम जाता, फिर वो मेरा रिजल्टेंट नहीं देता। रिजल्टेंट तभी देगा जब इसको क्लोज करेगा, यानी कि जस्ट डायरेक्शन का अपोजिट कर देगा। तो देखो दोनों के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में ये ऐसे करके गया और जाके क्लोज कर दिया, तो अपोजिट डायरेक्शन गया, तो ये मुझे जो देगा ना, ये दोनों को मतलब जहां से स्टार्ट किया था, देखो स्टार्ट कहां से किया था, इस जगह से स्टार्ट किया था, और एंड कहां हुआ, इस जगह पे। तो स्टार्ट और एंड को पॉइंट को मिलाओ और जाके बंद कर दो और डायरेक्शन को अपोजिट कर दो, ये मुझे दे देता है रिजल्टेंट वेक्टर। रिजल्टेंट मतलब सम ऑफ द टोटल वैल्यू आपको यहाँ पे दे दिया, क्या दे दिया, टोटल वैल्यू आपको यहाँ पे दे दिया। तो यानी बोल सकते हैं कि V3 इक्वल टू क्या हो गया, V1 प्लस V2, तो दिस इज योर रिजल्टेंट वेक्टर। ये मैं बिल्कुल आपको बच्चा जैसा भी समझा रहा हूं। अब नाउ इतना चीज थोड़ा बेसिक समझ गए, थोड़ा सा मैं और बात करता हूं किसके बारे में, कि रिजल्टेंट बेसिकली क्या होता है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ रिजल्टेंट। तो रिजल्टेंट इज द सम ऑफ द इफेक्ट ऑफ ऑल फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी। एक कोई बॉडी है ना, जैसे मान लो ये देख रहा है ना, एक बच्चा यहाँ धकेल रहा है ना, ये धकेल रहा है, अब ये धकेल रहा है तो इसमें कितना तरह का फोर्स लगाया जा रहा है, इन सबको जब हम लोग कैलकुलेट करते हैं, मान लो यहाँ पे एक ही फोर्स लग रहा है, मान लो इधर से भी कोई धक्का लगाता है, इधर से कोई धक्का लगाता है, इधर से धक्का लगाता है, तो इस टोटल रिजल्टेंट जो हम लोग लेंगे, है ना। अब मान लो ये 10 लगा रहा है इधर से, इधर लगा रहा है 20, तो बेसिकली बात है दोनों तरफ से 10 तो माइनस हो जाएगा, 10 बचेगा इधर से वाला, है ना। ये सब की कहानी है, मतलब जो भी है वो सब चीज हम लोग समझेंगे। एक सेकंड, बार बार आगे क्यों हो जा रहा पेज। तो कहने का मतलब ये है कि जब मैं क्या करता हूं, किसी भी एक बॉडी में जितने भी फोर्स मेरा लग रहा है, इफेक्ट ऑफ ऑल फोर्सेस, सारे फोर्स को जब हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो वो मेरा रिजल्टेंट देता है। समेशन बोल सकते हो जोड़ के, है ना, कि भाई मंथली आप कितना कमाते हो, तो कोई मान लो वेज के बेसिस में कमाता है, डेली बेसिस में कमाता है, तो कभी वो कमाया 1000, कभी 500, कभी 10, कभी है, तो पूरा महीना में टोटल को जोड़ के जो बोलता है ना, ये मेरा रिजल्टेंट हुआ, मेरा सैलरी, है ना, उस तरह से आप बोल सकते हो। चलिए ये चीज हो गया। अब जब मैं रिजल्टेंट यहाँ पे फाइंड आउट करता हूँ, तो रिजल्टेंट कई तरह का फोर्सेस होता है, सबके लिए अलग अलग तरह का रिजल्टेंट को फाइंड आउट करते हैं। जैसे कि हो सकता है वो मेरा फोर्सेस पैरेलल फोर्सेस रहे, या फिर हो सकता है वो पैरेलल फोर्सेस मेरा ना रहे। तो जब मैं यहाँ पे बात करता हूँ किसके बारे में, पैरेलल फोर्स के बारे में। पैरेलल मीन्स क्या होता है कि जब दो फोर्स आपस में कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करता है, नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। या फिर ये भी बोल सकते हो कि जब दोनों के बीच का जो डिस्टेंस रहता है वो कभी भी वेरी नहीं करेगा, बढ़ेगा नहीं, एकदम कांस्टेंट रहता, तब उसको कहते हैं पैरेलल फोर्सेस। जैसे इसके बीच में जितना डिस्टेंस है वो चाहे यहाँ रहे, यहाँ रहे, यहाँ रहे, यहाँ रहे, बिल्कुल सेम है, तो इसको हम लोग बोलेंगे क्या, पैरेलल फोर्सेस। तो पैरेलल फोर्सेस का जब आपको रिजल्टेंट फाइंड आउट करने बोला जाएगा तो वेरी सिंपल। अब पैरेलल फोर्सेस भी दो तरह का होता है, एक होता है पैरेलल फोर्सेस इन द सेम डायरेक्शन और पैरेलल फोर्सेस इन द अपोजिट डायरेक्शन। जब मेरा सेम डायरेक्शन में रहा तो दोनों को जोड़ देते हैं बस। जैसे देखो ये मेरा P फोर्स इधर लग रहा है और Q फोर्स भी इधर लग रहा है, तो R जो रिजल्टेंट मेरा होगा P प्लस Q कर देंगे, बात आपका बन गया। लेकिन जब अपोजिट डायरेक्शन में रहेगा, जैसे P आपका लग रहा है इस डायरेक्शन में और Q लग रहा है इस डायरेक्शन में, और यहाँ पे जो भी बड़ा रहेगा वैल्यू, उस बड़ा से छोटा को घटा देंगे,
तो यहाँ पे देखो r इक्वल टू पी माइनस क्यू कर दिए हैं व्हेन p इज ग्रेटर देन q। जैसे अगर मैं इस तरह से बोलूंगा कि p का जो वैल्यू है वो मेरा 20 न्यूटन है और q का जो वैल्यू है वो 10 न्यूटन है, तो रिजल्टेंट क्या आ जाएगा 20 न्यूटन माइनस 10 न्यूटन बराबर 10 न्यूटन। और इसका डायरेक्शन भी आपको दिखाना पड़ेगा, डायरेक्शन किधर होगा, तो 20 किधर है, ज्यादा वैल्यू जिधर है, तो ज्यादा वैल्यू आपका है इस डायरेक्शन में। यानी कि अगर मैं कोई इस तरह का ऑब्जेक्ट रहा और इसको इधर से कोई धक्का लग रहा है 20 न्यूटन का और इधर से कोई धक्का लग रहा है 10 न्यूटन का, तो ऑब्वियसली बात है आपका बॉडी मूव करेगा इस डायरेक्शन पे। इस डायरेक्शन में कैसे क्यों मूव करेगा, क्योंकि 20 माइनस 10 हुआ तो 10 ज्यादा ही पड़ा, मतलब मूव करके जाएगा। हाँ, अगर मैं बोलूंगा कि ये बॉडी मुझे रेस्ट कंडीशन में रखना है तो यहाँ पे आपको और 10 न्यूटन लगाना पड़ेगा, किसी और एक इंसान को लगाना पड़ेगा इसी तरह का वैल्यू, ताकि 10 10 मिलके 20 हो गया। अब इधर से भी 20 आ रहा है, इधर से भी 20 आ रहा है, तो 20 और 20 दोनों क्या हो गया, 0 हो गया। यानी कि बॉडी रेस्ट कंडीशन में रहेगा, ये कहीं भी चलेगा नहीं, ये जैसा का तैसा रहेगा, ये जैसा का तैसा रहेगा, इसीलिए हम लोग घटाते हैं, समझ गए। और जब मैं बोला इसको ऐड कर दिए कहने का मतलब क्या है कि कोई इतना बड़ा बक्सा है ना, इस बॉक्स को आप धकेल नहीं पा रहे हो, इधर से कोई आप लगा रहा 10 न्यूटन का एक बच्चा जो 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है और वो नहीं धक्का पा रहा, तो और एक बच्चा आया वो भी 10 न्यूटन का फोर्स लगाया और वो हेल्प किया, तब जाकर मूव कर गया। अब बॉडी क्या करने लगा, मूवमेंट करने लगा, आगे चल गया, 20 न्यूटन का लग गया। तो आपने बेसिकली क्या हुआ उसके साथ, बुझे ना, मैं कार को धक्का नहीं दे पा रहा हूं तो कोई बोलता और एक आ जाओ, वो भी धक्का देता तो चल पड़ता है। तो बेसिकली आप क्या करते हो, आप ऐड करते हो फोर्स को, दोनों फोर्स को ऐड कर जाता सेम डायरेक्शन में। लेकिन कोई अगर कार को इधर से धक्का दे रहा है, कोई इधर से धक्का दे तो घटाना पड़ेगा, ठीक है। चलिए ये चीज, जिसके पास ज्यादा ताकत है उधर ही मूवमेंट कर जाएगा। तो ये तो हो गया भाई पैरेलल का कहानी। तो पैरेलल फोर्सेस के लिए बिल्कुल दिक्कत नहीं होता रिजल्टेंट फाइंड आउट करने का। कहानी स्टार्ट होता कब, जब होता बारी नॉन पैरेलल फोर्सेस का। जब मेरा पैरेलल फोर्सेस नहीं होता ना, तब आता है दिक्कत। अब समझना कैसे, अब समझना कैसे। अच्छा, आप बोलेंगे सर पैरेलल फोर्सेस कहां कहां दिखने को मिलता है। जैसे देखो, आप कोई चीज को रस्सा से आगे खींच रहे हो या पीछे खींच रहे हो, है ना, तो जब इस तरह करके धक्का लगाते हैं, स्ट्रेट लगाते हैं, तो वो तो हो जाता है मेरा पैरेलल फोर्सेस। लेकिन जब मैं बात करूं नॉन पैरेलल फोर्सेस का, तो देखो रस्सा लगा के लगा तो एक एंगल पे लग रहा है, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लेंगे और ये रस्सा कुछ ऐसे एंगल पे जा रहा है, तो यहाँ पे समथिंग एक थीटा आएगा, समथिंग थीटा आएगा। अब यहाँ पे एक ये मान लेते हैं ये एक पी फोर्स है ना, और ये मेरा क्यू फोर्स है। अब देखो पी एंड पी क्यू जो फोर्स है वो एक एंगल पे है, ये पैरेलल नहीं है, तो इसीलिए इसको कहा जाता है नॉन पैरेलल फोर्सेस। नॉन पैरेलल फोर्सेस हमेशा कहीं ना कहीं एक दूसरे को अपने आप को इंटरसेक्ट करेगा, या फिर आप बोल सकते हो जब कुछ ना कुछ एंगल आपको रहेगा दो फोर्सेस के बीच में, तो वो मेरा कहलाता है क्या, नॉन पैरेलल फोर्सेस। क्या कहलाता है, नॉन पैरेलल फोर्सेस। और आपका दिक्कत स्टार्ट होता है यहीं से कि सर नॉन पैरेलल फोर्सेस का हम लोग ऐसा नहीं कर सकते हैं कि सर आर इक्वल टू पी प्लस क्यू कर दिए, कहानी खत्म। नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। ऐसा अगर करोगे तो आपका गलत हो जाएगा। यहां पे फिर आप लोगों को कई तरह का लॉ का यूज करना पड़ेगा, लॉ लगाना पड़ता है। जैसे को रस्सा से आपको यहाँ पे बाल्टी खींचा जाता कुएं से, वेल से, ये भी आप एंगल सर्टेन एंगल पे लग रहा है, कार को धक्का लगा रहा हो तो ये फिर आपका पैरेलल फोर्सेस हो गया। यहाँ पे जैसे ट्रॉली बैग होता है, शॉपिंग करने जाते हो, ये बिल्कुल स्ट्रेट लगाते हो तो फिर पैरेलल फोर्सेस हो गया, है ना। जैसे हथौड़ा मारते हैं बिल्कुल पैरेलल ही मारते हैं तो भी पैरेलल फोर्सेस हो गया। तो डिपेंड ये करता है कि पैरेलल या नॉन पैरेलल है। तो जब मैं बात करता हूँ नॉन पैरेलल का, तो ये हो जाता कहानी यहाँ स्टार्ट, जहां से देख सकते हो कई सारा काम है। आप झाड़ू लगाते हो, कोई चीज को उठा रहे हो तो भी एक सर्टेन एंगल पे लगाते हैं, है ना, तो ये भी एक तरह से ये फोर्स एक मेरा लग रहा है ना, क्योंकि ऑब्वियसली बात है आप धक्का दे धरती को पुश कर रहे हो, है ना, तो धरती जो है इधर से मेरा एक फोर्स लगाएगा लगा, जिसको बोलते हैं फ्रिक्शन फोर्स, अगेंस्ट दी मोशन, अगेंस्ट दी फोर्स लगाएगा। और एक आप उधर से लगा रहे हो, तो दोनों, एक आपका इधर चल जा रहा है, एक आपका इधर चल रहा है, तो कुछ ऐसा आपका एंगल बच रहा है बीच में, तो ये भी क्या हो गया, मेरा नॉन पैरेलल फोर्सेस हो गया। इसके अलावा मैंने जैसे कहा रस्सा से खींचोगे कोई चीज को, वो भी ग्रास काटने वाला जो मशीन रहता है वहां भी देखते हो, तो ये भी क्या होता है, एक नॉन पैरेलल फोर्सेस हो गया। आप जब झूला झूलते हो, है ना, कई सारे जगह होता है झींज वगैरह, पेड़ वगैरह में रस्सा बांध देते हैं, झूलते हैं, तो यहाँ भी देख सकते हो, यहाँ भी एक एंगल आपका बन रहा है, सबके बीच में एक एंगल बन रहा है, तो यहाँ भी कुछ ना कुछ फोर्सेस आपको एंगल पे दिखाई दे रहा होगा, समझ गए। जो आप देखते हो ब्रिज वगैरह, है ना, कई तरह का ब्रिज देखते हो, सब ब्रिज में देखना कुछ आपका ऐसे रहता है ना, ऐसा बना हुआ रहता है कि नहीं, ऐसा आपका ब्रिज जाता है, कुछ ऐसे ब्रिज जाता है, राइट, ऐसा रहता है। तो यहाँ भी जो है मेरा फोर्स लगता है, कुछ ऐसे लगता है फोर्स और कुछ ऐसे फोर्स मेरा लगता है, तो यहाँ भी क्या था, सर्टेन एंगल पे आप लोग को फोर्स देखने को मिलता है। तो ये सब दीज ऑल आर माई एग्जांपल ऑफ नॉन पैरेलल फोर्सेस। वेल से कुआं खींचना, जैसे देखो ना यहाँ पे एंगल भी दिखा गया है कि हॉरिजॉन्टल के साथ 30 और 45 का बना रहा है, तो आप हर जगह देखोगे तो यहाँ पे आपको थीटा थीटा जो है यानी कि एक एंगल पे है, यानी कि पैरेलल फोर्सेस तो नहीं है। अब इन सभी का हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, हम लोग रिजल्टेंट, ये आता है कहानी यहाँ से स्टार्ट। तो इसके लिए क्या करते हैं, अलग अलग तरह का लॉ को इंट्रोड्यूस करा गया है,
इसको समझने के लिए, इसका रिजल्टेंट को फाइंड आउट करने के लिए। याद करो जब मैं आप लोग को थर्मोडायनेमिक्स पढ़ाया था तो थर्मोडायनेमिक्स में मैं आपको कहा था कि भाई सॉलिड को और लिक्विड को स्टडी करना बहुत ही ईजी रहता है। क्यों? क्योंकि वो ज्यादा मोशन नहीं करता, रेंडम बिहेवियर शो नहीं करता है। लेकिन जब गैस का स्टडी करते हैं तो गैस का स्टडी करना बहुत डिफिकल्ट क्यों है? बिकॉज गैस जो होता है वो रेंडम बिहेवियर को शो करता है, वो बहुत ज्यादा मोशन करता है, कुछ भी करते रहता है। तब क्या करते हैं? तब वो लोग अलग अलग लॉ दिया गया उसको समझने के लिए, ताकि उसको समझा जाए कि गैस का बिहेवियर कैसा है। आइडियल गैस किसको बोलेंगे, रियल गैस के। अब भाई जो थियोरेटिकली ले रहे हैं उसको आइडियल बोल देते हैं, जो प्रैक्टिकली होता है एक्सपेरिमेंट के थ्रू रियल गैस होता है, और कई तरह का लॉ को इंट्रोड्यूस किया गया था। सेम कहानी है कि जब हम लोग कोई भी लेते हैं इस तरह का कोई पैरेलल फोर्सेस को लेते हैं, है ना, तो उसको निकालना बहुत ईजी हो जाता है। लेकिन जब नॉन पैरेलल फोर्सेस का बात आता है तो उसके लिए लॉ को इंट्रोड्यूस किया गया। अभी कई तरह का लॉ देखते हो, इसमें लेमिस थ्योरम आप पढ़ोगे, है ना, पैरेलल लॉ ऑफ फोर्सेस पढ़ोगे, है ना, और कई तरह का हम लोग ट्रायंगल लॉ ऑफ फोर्सेस पढ़ते हैं, है ना, और बहुत सारा के बात करेंगे अभी, प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी और कई तरह का चीज आएगा। ये सब का सब जो है बेसिकली आपको नॉन पैरेलल फोर्सेस को सिंप्लीफाई करने का तरीका है, उसको रिजल्टेंट फाइंड आउट करने का तरीका होता है। तो वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट जो आप लोग के लिए एक लॉ है जिसको कहा जाता है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस। क्या कहा जाता है? पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस। देखो इसका डेरिवेशन में क्यों बनाया हूं, बिकॉज इसका डेरिवेशन से क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। अगर आप डेरिवेशन देखोगे तो आपका लगभग जितने भी नॉन पैरेलल फोर्सेस है ना, वो 80% जो है ना आपका पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस से काम चल जाता है ना, इसी से काम चल जाता है, क्योंकि इसी से डेवलप करके लेमिस थ्योरम वगैरह को बनाया गया। तो इस लॉ को थोड़ा अच्छे से समझना, कैसे काम करता है, किस तरह से डेरिवेशन होता है, किस तरह से बनता है, सारा डायग्राम अच्छी तरह से आप समझोगे तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। अब समझो कि यहाँ पे क्या करा गया है। इसमें यह है कि जैसे मैंने कहा कि दो फोर्स मुझे लेना पड़ेगा जो सर्टेन एंगल पे, या दोनों क्या हो रहा है कि जैसे जैसे दूर भाग रहे हैं या सामने आ रहा है उसका डिस्टेंस अलग हो जा रहा है। तो देखो मान लेते हैं यहाँ पे एक मैं फोर्स लिया हूं, एक मैं यहाँ पे फोर्स लिया हूं, तो एक फोर्स में लिया हूं पी फोर्स और एक क्यू फोर्स। हमेशा हम लोग पी एंड क्यू लेके चलेंगे ताकि आपके लिए इजी रहेगा ना। हमेशा दो फोर्स लेंगे ना, पी एंड क्यू लेंगे और रिजल्टेंट आर लेके चलेंगे, कोई भी हम लोग पढ़ेंगे ताकि आपके लिए इजी हो जाए, है ना। चलो तो एक फोर्स मैंने क्या लिया, इधर मैं लिया हूं पी फोर्स को ले लिया हूं और इधर मैं लिया हूं क्यू फोर्स को लिया हूं। वेक्टर क्वांटिटी है तो आपको यहां पे दिखा रहा है, डायरेक्शन भी दिखाया जा रहा है कि ऊपर की ओर जा रहा है, आगे की ओर जा रहा है। ठीक है भाई, ठीक है, इतना समझ गए। अब मुझे इसका रिजल्टेंट फाइंड करना, तो क्या करेंगे, क्योंकि यहां पे कहा गया ना पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस, तो मैं क्या करूंगा, इसको एक पैरेललोग्राम में पहले तो कन्वर्ट कर दूंगा। तो इससे मुझे एक पैरेललोग्राम बनाना है और पैरेललोग्राम का जो डायगोनल रहेगा, डायगोनल इसका रिजल्टेंट दे देगा। सिंपल कहानी है। तो भाई पैरेललोग्राम क्या होता है सर? पैरेललोग्राम क्या होता है कि लगभग आपको देखोगे कैसा दिखने, रेक्टेंगल जैसा रहता है लेकिन एक सर्टेन एंगल पे। इसका भी साइड, सारा साइड सेम रहता है जैसा आपको देखने को मिलता है ना, इसको रेक्टेंगल बोलते हैं। ये जिसका जितना रहेगा लेंथ, इतना लेंथ ये रहेगा, ये जितना रहेगा ये इतना ही रहेगा। दोनों आपस में चारों आमने सामने का जो आपका रहता है साइड्स, वो इक्वल रहता है, सेम रहता है पैरेललोग्राम। बस अंतर क्या रहता है, सबको एक एंगल में टिल्ट कर दो, ये एंगल ऐसे हो गया, ये ऐसे चल गया। जैसे इसको मैं अगर पैरेललोग्राम बनाऊंगा तो कैसा कैसा बन जाएगा, ऐसा 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 और ऐसा। तो यहाँ भी ये सामने सामने आमने सामने का भुजा जो है साइड से वो इक्वल होता है, इसी को बोलते हैं पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो देखो ये रहा मेरा क्यू, ये रहा मेरा पी, दो फोर्स है। तो मैं इसी तरह का क्या आगे करके खींचा और सर्टेन एंगल पे, जितना एंगल पे ये टिल्ट था उतना एंगल पे इसको भी मैं डाल दिया। इसलिए देखोगे कि ये मेरा हॉरिजॉन्टल के साथ जितना एंगल बना रहा थीटा एंगल, तो ये भी जो रहेगा ना इसके साथ ये थीटा एंगल ही बनाएगा। मतलब कहने का मतलब क्या है कि भाई सेम चीज है ना, क्योंकि इसीलिए तो बना। तो यहाँ पे आप, मैं इस तरह से फिर से समझा दे रहा हूँ कि मेरा एक फोर्स था क्यू फोर्स, तो ये मेरा हॉरिजॉन्टल के साथ क्यू थीटा एंगल बना रहा था, तो ये भी जो मैंने एक लिया ना, ये भी मेरा हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल बनाएगा, पहला चीज। दूसरा चूंकि मैं पैरेललोग्राम का साइड सेम रहता है, तो ये जो मेरा है पी क्यू फोर्स है, तो इसका भी वैल्यू मेरा क्यू ही लेके चलेंगे। तो ये क्यू तो ये भी क्यू। अच्छा दूसरा चीज, इसको मैं P लेके चला था ना, तो ये भी क्या होगा मेरा P ही कहलाएगा। तो ये P तो ये भी, इन दोनों का वैल्यू को हम लोग सेम ले सकते हैं, स्टडी के लिए यूज किया जाएगा। इतना समझ गए। अब जब ये मेरा पैरेललोग्राम बन गया, रेड कलर से दिखा दे रहा हूं, ये मेरा एक पैरेललोग्राम बन के रेडी हो गया, रेडी हो गया। अब इसके बाद समझो मुझे निकालना क्या है। जैसे मैंने कहा कि सर इसका जो डायगोनल होगा ना, ये डायगोनल क्या होता है, उसके कॉर्नर को मिला दो, है ना, कॉर्नर को मिला देंगे सर, मेरा डायगोनल दे देगा। यही डायगोनल आपका इसका रिजल्टेंट देगा कि दोनों फोर्स का Q एंड P का जो फोर्स है, इसका रिजल्टेंट R से पता चल जाएगा, रिजल्टेंट से पता चल जाएगा, इसके डायगोनल से पता चल जाएगा। बट सर कैसे निकालेंगे, उसके लिए मुझे अब मैथमेटिकल चीजें जो है ना उसको यूज करना पड़ेगा, ज्योमेट्री का, ट्रिगोनोमेट्री का चीजें कुछ यूज करेंगे, ज्योमेट्री का कुछ चीजें यूज करेंगे, क्योंकि अब इससे पैरेललोग्राम रही है तो उसका कई सारी चीज देखेंगे। अब कैसे करेंगे सर वो समझना। उससे पहले मैं आपको दो चीज और बता देता हूं।
एंगल, दो तरह का एंगल यहां पे लेके चलेंगे। एक एंगल लेके चलेंगे फोर्स के बीच का एंगल, और एक लेंगे रिजल्टेंट और फोर्स के बीच का एंगल। अब बोलेंगे सर क्या आपने कहा, तो समझो पहली बात, जैसे यहां पे दो फोर्स आपको नजर आ रहा ना, एक फोर्स क्या है Q और एक फोर्स आपका P। तो ये दो मेरा फोर्सेस है, दो मेरा फोर्सेस है। फोर्स को साइड के बेसिस पे दिखाया गया, एक मेरा P है, एक मेरा Q है। इसके बीच का एंगल को हमेशा हम लोग थीटा मानेंगे। ये आप लोग को रट लेना है, याद कर लेना कि जब भी दो फोर्स के बीच का एंगल रहेगा उसको थीटा लेके चलेंगे। तो कभी भी कंफ्यूजन नहीं होना कि थीटा किसके बीच का एंगल है, ये फोर्सेस के बीच के एंगल को थीटा लेके चलेंगे। समझ गए? थीटा इज दी एंगल, एंगल शॉर्ट में लिखा जाता है इस तरह से, बिटवीन को शॉर्ट में लिखा जाता है बिटवीन टू फोर्सेस, टू फोर्सेस। ठीक है, P एंड Q यहां पे लेके चले हैं, तो P एंड Q के बीच का जो एंगल है उसको थीटा लेके चलेंगे, थीटा। और एक हो जाता है मेरा एंगल जिसको बोलते हैं फाई। अब फाई किसके बीच होता है, ये देख रहे हो आपका रिजल्टेंट है ना, तो रिजल्टेंट और कोई एक फोर्स ले लो, यहां दो फोर्स है, जैसे आपका P रहा या Q रहा, तो P के बीच का जो ये एंगल आएगा इसको हम लोग फाई लेके चलेंगे। क्या लेके चलेंगे? फाई। तो फाई जो होता है ये क्या होता है, एंगल बिटवीन दी वन, कोई भी आपका वन ले लो, वन आप फोर्स ले लो, फोर्स एंड रिजल्टेंट आर। या हो सकता है ये फाई आप ये भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप ये आर लेना रिजल्टेंट, और ये फोर्स में क्यू लिया, इसके बीच का को भी फाई मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं फिलहाल मान के चला हूं नीचे वाला है ना, तो मैं नीचे वाला ही कैलकुलेट करूंगा, और जब भी आएगा यही मान के चलूंगा, तो आपको दिक्कत नहीं होगा। लेकिन ये भी पता होना चाहिए कि दोनों हो सकता है। चलो ये चीज आपको पता चल गया। तो देखो यहाँ पे कोई वही किया गया है, इसके बीच का जो एंगल लिया गया है वो क्यू लिया गया यहां से, है ना, पूरा का पूरा। इसीलिए देख सकते हो ये भी जो लिया हॉरिजॉन्टल के साथ वो भी आपका क्यू लिया गया है। सेम इसको क्यू माना है फोर्स, तो ये भी क्यू फोर्स है। इसको पी फोर्स माना है क्योंकि ये भी मेरा पी था, है ना। इसके अलावा अब देखो समझो कहानी, मुझे निकालना क्या है, आर निकालना है। तो आर के लिए मुझे नीचे वाला इसको तो जरूरत पड़ेगा, और इस क्योंकि ट्रायंगल बनाने के लिए दो साइड आया, अब मुझे और एक साइड चाहिए। तो और एक साइड के लिए क्या करेंगे हम लोग, एक बना देंगे राइट एंगल ट्रायंगल। कि जब राइट एंगल ट्रायंगल आ जाता ना, तो उसको हम लोग अच्छी तरह से ट्रिग्नोमेट्री का यूज करके, जो होता है ना भाई, आप बचपन में पढ़ेंगे ना, पंडित बिहारी, है ना, प्रसाद हरी हरी बोल। वैसे तो भाई हजार गो में फॉर्मूला जाता है, हजार तरह से कहा जाता है। पंडित ने बोला पंडिताइन से हरी हरी बोल, है ना, ऐसे कई तरह था। पंडित बोला पंडिताइन से हरी हरी बोल, कई मतलब कई सारा देखते हो जिसमें आ जाता है आपका साइन आ जाता है, कॉस आ जाता है टेन, साइन कॉस टेन, और नीचे से देखोगे ना, जैसे साइन इक्वल टू क्या आ जाता है P/H, है ना, कॉस इक्वल टू आ जाता है B/H, और टेन इक्वल टू आ जाता है P/H। ऊपर से नीचे की ओर आएंगे, और नीचे से आएंगे तो आ जाता है कॉसेक सेक एंड कॉट, है ना, टेन, है ना। ये जाता तो ये कैसे जाता है कि H/P, H/P, यहाँ पे आप P/H, ये सभी क्या है, P जो होता है वो मेरा परपेंडिकुलर होता है, B जो होता है वो मेरा बेस होता है, RH होता है हाइपोटेनियस। जैसे कोई भी रेक्टेंगल आप बनाते हो, राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हो, तो जैसे मैं ये राइट एंगल ट्रायंगल बनाया, है ना, तो इसका जो ये होता है दैट इज कॉल्ड योर बेस। इसको क्या बोलते हैं, बेस कहा जाता है, बेस कहा जाता है। इसको B से दिखाया जाता है ना। H जो होता है उसको हाइट से दिखाते हैं, हाइपोटेनियस को दिखाते हैं। समझ गए? एक सेकंड, परपेंडिकुलर को दिखाते हैं, एक सेकंड, सॉरी, हाइट में बोला नहीं, परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर क्यों, क्योंकि एक साइड जो होता है मेरा 90 डिग्री में बना रहता है, दिस इज कॉल्ड योर परपेंडिकुलर, इसलिए पी से दिखाते हैं। और एक आता है हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस जो होता है सबसे लंबा, जो होता है सबसे बड़ा साइड, उसको एच बोलते हैं। और हम लोग निकालते थे ना, यूज करते थे पाइथागोरस प्रमेय, जिसको बोलते थे एच इक्वल टू हो जाता था, या फिर एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये लेके चलते थे। फिर समटाइम क्या करते हैं, स्क्वायर हटा देंगे अगर यहाँ से, तो रूट अंडर चढ़ जाता था पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मुझे पता कि इतना फंडामेंटल आप लोगों को पता होना चाहिए। सेम चीज का यूज करेंगे, इसीलिए मैं क्या किया हूं, यहां मैं ड्रॉ किया हूं ना, ये मेरा पैरेललोग्राम कुछ ऐसा था, ऐसा था। तो मैं क्या कर रहा हूं, एक मैं यहाँ पे, एक मैं 90 डिग्री एक मैं ड्रॉ कर दिया हूं इस तरह से, है ना, इस तरह से स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ कर दिया हूं। और ये जो बी पार्ट यहां से था इसको आके मिला दिया हूं। ये क्यों मिलाया हूं, क्योंकि अब मुझे एक राइट एंगल ट्रायंगल मुझे ऐसे नजर आ रहा है, क्योंकि मुझे क्यों क्या चाहिए, मुझे चाहिए आर। ओहो, मुझे क्या चाहिए, आर चाहिए, आर। इस आर के लिए यहां तो है, लेकिन राइट एंगल ट्रायंगल फिलहाल नहीं बन रहा है, ऐसा बन रहा था। तो मैं क्या करा, इसको राइट एंगल ट्रायंगल ऐसे करके बना दिया गया, थोड़ा आगे ऐसे करा, ऐसे करके राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। किसके किसके बीच में, ओ के बीच में। ये सी मेरा बीच है, ये नोमेनक्लेचर कर दिया, आप नोमेनक्लेचर में कुछ भी लिख सकते हो। तो मैंने सिंपल क्या करा, इस तरह से ए बोल दिया है, बी बोल दिया, सी बोल दिया है, और डी इसको बोल दिया, ए बी सी डी बोल दिया। इसको ओ से स्टार्ट हो रहा था इसलिए ओ लिख दिया गया। बाकी फोर्सेस तो मैंने आपको समझा दिया, पी पी है, क्यू क्यू है ना, ये चीज है। चलो, और ये राइट एंगल ट्रायंगल मुझे मिल गया। और यहाँ पे क्या लिख दिया गया कि ए ओ है इक्वल टू बी सी। अब देखो यहाँ पे बी सी क्या है, बी और सी देखो, ये आपका बी सी,
और बी सी इक्वल टू ए हो। कुछ नहीं ये बोल रहा कि पी जो क्यू आपका है ना वेक्टर वो यहाँ भी क्यू के बराबर है, जो मैं आपको बताया था कि दोनों साइड आपका बराबर रहेगा। जब इतना आपको पूरा फिगर समझ में आ गया, अब डायरेक्ट यूज करते क्या, ट्रेंगल उठाते हैं हम लोग ओसीडी का। ओसीडी ट्रेंगल कौन सा सर, ये रहा सर ओ से लेकर सी तक और डी तक, ये रहा ओसीडी विच इज अ राइट एंगल ट्रेंगल। और यहाँ पर हम लोग यूज करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। और पाइथागोरस थ्योरम के लिए मुझे चाहिए क्या, रिजल्टेंट आर। आर बोले तो ओ और सी, तो ओ सी स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा, बेस का प्लस हाइपोटेन्यूज आपका परपेंडिकुलर का। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बेस क्या है मेरा ओ और डी, तो ओ डी का स्क्वायर और प्लस सी डी है ना, दैट इज इक्वल परपेंडिकुलर, तो सी डी का स्क्वायर। इतना समझ गए, ठीक है। अब इसको मैं धीरे धीरे क्या करूंगा, कन्वर्ट करूंगा डाटा में। अब मैं देखो यहाँ क्या करता हूं, अब देखो जो OC है ना, OC स्क्वायर इसको R बोल सकते हैं बिकॉज बेसिकली रिजल्टेंट ही है। तो R का स्क्वायर इक्वल टू, अब देखो यहाँ पे OD इक्वल टू क्या लिख सकते हो, एक एक करके ध्यान दो, आपको सब समझ में आ जाएगा। सर ये OD क्या है, तो O से लेकर D तक, देखो O से लेकर D तक, O से लेकर D तक जाओगे तो क्या आ रहा, O से लेकर B और प्लस B से लेकर D। तो मैं बोल सकता हूं ना कि OD इक्वल टू OB प्लस BD। देखो O से लेकर B और B से लेकर D, OB प्लस BD मिलकर पूरा का पूरा OD बना है, समझ गए। ओडी किससे मिलके बना है, ओबी प्लस बीडी मिलके, तो ओबी प्लस बीडी का स्क्वायर कर दिया, ओडी के जगह में इतना बड़ा आ गया। और बाकी अब बात करेंगे सीडी कहां से आया सर, देखो सीडी ध्यान दो, यहां जब मैं इस तरह से खींचा ना तो यहां पे भी एक ट्रेंगल मेरा बन गया, राइट एंगल ट्रेंगल यहां भी बन के रेडी आ गया। ये छोटा सा ट्रेंगल जो बना था मेरा किसके एकदम हट के मैंने बनाया। जैसे आपका ये रहा मेरा क्या था, ये मेरा पैरेललोग्राम था, तो पैरेललोग्राम में जैसे मैं एक यहां से एक राइट एंगल ट्रेंगल खींचने के लिए ड्रॉ करा, तो ये देख सकते हो ये मेरा छोटा सा ट्रेंगल बन गया। यहीं से वैल्यू निकालेंगे किसका, यहीं से वैल्यू निकालेंगे हम लोग CD का। तो ये जो CD है ना, ये देख सकते हो CD आपका यहां से लेकर यहां तक का है। अब मैं इस ट्रेंगल को उठा के क्या करता हूं, यहां पे डाल देता हूं। तो ये देखो यहाँ पे क्या है, नोमेनक्लेचर C है, B है और D है। तो देखो यहाँ पे C है, यहाँ B है और D है, D है, राइट। अच्छा आपको ये पता है कि जो भी थीटा लिया जाता है, थीटा के सामने वाला एंगल क्या आ जाता है, सामने वाला जो साइड होता है उसको परपेंडिकुलर बोलते हैं। तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर हो गया, ये हाइपोटेनियस हो गया, ये मेरा बेस हो गया। तो कुछ मेरा इस तरह से ट्रेंगल मेरा ऐसा ऐसा मिला है ना। तो ये C है, ये D है और ये B है, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया, हाइपोटेनियस हो गया और ये थीटा है। तो यहां से सिंबल निकाल सकते हैं, साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, वही मैंने अभी कहानी बताया ना कि पंडित बिहारी प्रसाद हरि हरि बोल, तो P/H यानी कि परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या, ये वाला P है, तो P इक्वल टू क्या, C/D, तो CD ऊपर में आ गया, साइन थीटा इक्वल टू बटा क्या, बेस, और बेस के जगह में क्या, बेस के जगह में B/D, देखो BD, तो नीचे में बेस और परपेंडिकुलर क्या, CD है, तो देखो CD अपन BC, क्या गया, CD अपन BC। तो यहाँ पे मैं CD, चूंकि मुझे CD निकालना है, तो CD इक्वल टू क्या आ जाएगा, BC इंटू साइन थीटा। और B और C क्या है, देखो ध्यान से, ये रहा मेरा B और C, तो B और C क्या है, क्योंकि आपको पता है B और C आपका AO के बराबर है, जो कि Q आपका वेक्टर है, तो Q वेक्टर लिख सकते हैं। तो देखो BC के जगह में Q यहाँ पे लिख दिया गया। तो कुल मिला के क्या समझ आया कि CD इक्वल टू Q साइन थीटा आ गया, क्या आया, Q साइन थीटा। तो CD इक्वल टू Q स्क्वायर साइन थीटा स्क्वायर, स्क्वायर है तो दोनों का स्क्वायर लग गया, ये चीज आ गया। तो इस लाइन तक समझ गए हैं बस, और 2 लाइन समझना, देन आपका पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा और आगे आपको और बेहतर तरीके से समझ आएगा। अब समझना, एक चीज निकल गया, ये चीज को सेम मेंशन यहाँ नीचे कर दिया गया। अब देखो OB है, तो O से लेकर B को यहाँ पे P वेक्टर है, यहाँ पे P वेक्टर है, तो OB को यहाँ पे P वेक्टर से लिख दिया गया। अब बचा BD, तो देखो जैसे यहाँ पे था ना, यहाँ पे CD, तो यहाँ का नीचे है BD बेस वाला, तो बेस को भी तो निकाल सकते हैं, बेस को भी तो निकाल सकते हैं। अब बेस को निकालने का क्या तरीका है भाई, cos थीटा वैल्यू पुट कर दो, क्यों, क्योंकि जब मैं बात करता साइन थीटा का, तो साइन थीटा इक्वल टू क्या जानता है, P यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, है ना, P सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। लेकिन जब बात करेंगे cos थीटा का, तो cos इक्वल टू क्या आ जाता है, B/H, तो B/H, तो बेस यहाँ पे आया ना, तो इसको लेके चलेंगे तो सेम चीज है। तो इसके लिए बेस क्या आ जाएगा, तो ऊपर में आपको पता है ये हम लोग लिए थे परपेंडिकुलर, नीचे लिए थे बेस, तो बेस यानी BD, देखो BD है ना, अपन H, H क्या, H मेरा ये है, BNC है, तो BNC, तो ये आ गया मेरा क्या, इसका इक्वल टू, ये छोटा ट्रेंगल से दोनों निकाले हैं, चाहे मैं साइन थीटा बात करूंगा या कॉस थीटा का बात करूंगा। तो यहाँ पे BD अपन, और मुझे चाहिए क्या, BD, तो BD इक्वल टू क्या आ जाएगा, BC इंटू कॉस थीटा। और फिर से वही BC अभी हम लोग लिए थे कि BNC क्या है, B और C जो है, ये मेरा BC जो है वो आपका Q है वेक्टर, तो Q वैल्यू पुट कर दिया, तो Q आ गया कॉस थीटा। तो BD इक्वल टू क्या निकल गया मेरे यहाँ पे, BD इक्वल टू निकला कॉस थीटा, Q कॉस थीटा। तो देखो BD इक्वल टू आ गया Q कॉस थीटा। बाकी सबका कहानी से मैं पहले में P समझा दिया, तो P प्लस Q कॉस थीटा का होल स्क्वायर और Q इसका साइन थीटा आ गया। अब इतना जब आ गया ना, तो बस खेल खत्म। अब आपका सारा जो है ना, जो आपने मेहनत किया, अब आपका रंग लाएगा, सॉरी, अब आपको रंग आएगा। कैसे, देखो सिंपल, ये आपका है A प्लस बी का होल स्क्वायर, और आपको पता है कि A प्लस बी का होल स्क्वायर क्या आ जाता है सर, होता है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB। तो बस उसी चीज को ब्रेक डाउन कर दिया गया। देखो यहाँ पे
पी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्यू स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आ गया बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी, तो देखो पी क्यू कॉस थीटा तो आ गया ना, और बाकी क्यू स्क्वायर साइन थीटा को क्यू स्क्वायर साइन थीटा लिख दिया गया। इसके बाद अगर ध्यान से देखोगे तो आपको ये पता चलेगा कि यहाँ भी सर कॉस स्क्वायर थीटा है और यहाँ सर साइन स्क्वायर थीटा है, और मुझे पता है कि सर मैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है मेरा क्या 1 होता है। अगर ट्रिग्नोमेट्री पढ़े हो तो आपको पता है साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 हो जाता है। तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, इन दोनों को पहली बात तो कॉमन लूंगा, है ना, इसको और इसको कॉमन लूंगा, तो क्यू स्क्वायर को कॉमन में रख दिया गया अंदर, अंदर में रख दिया गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और इसका वैल्यू पूरी तरह से कट के 1 आ गया। तो बचेगा क्या, पी स्क्वायर से पी स्क्वायर बचा, क्यू स्क्वायर से क्यू स्क्वायर बचा, और यहाँ पे 2pq cos थीटा बचा, तो 2pq cos थीटा बचा। दिस इज द रिजल्टेंट ऑफ दिस वेक्टर, टू वेक्टर q एंड p। तो q एंड p वेक्टर का जो q और p वेक्टर है इसका जो मुझे रिजल्टेंट मिला, क्योंकि r बेसिकली नथिंग बट द रिजल्टेंट, तो r इक्वल टू जो मिला मुझे आर स्क्वायर इक्वल टू, स्क्वायर को हटाने के लिए रूट अंडर चढ़ा देंगे, तो रूट अंडर फाइनल जो मुझे मिला वो क्या मिला कि रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा। तो ये आप लोगों को ना अधिकतर जगहों पे काम आएगा, जब भी कोई आप देखोगे कोई भी किसी भी एंगल में इस तरह से दो फोर्स दे दिया है पी एंड क्यू, और आपको बोलेगा कि बताइए इसका वैल्यू 10 है इसका वैल्यू 20 है, तो रिजल्टेंट बोलो, आप आराम से इसका यूज कर लेना, आपका कम बन जाएगा। थीटा का वैल्यू एंगल के बीच का थीटा एंगल दे देगा, मतलब 30 एंगल दिया गया, तो यहाँ पे थीटा का वैल्यू पुट कर लेना। थीटा क्या आपको याद रखना है, फाई नहीं है, थीटा इज द एंगल बिटवीन दी टू फोर्सेस, और पी और क्यू क्या दो अलग अलग फोर्सेस में रहा है। क्लियर, चलो ये चीज यहाँ पे समझ गए होंगे आप लोग। लेकिन अभी यहाँ पे खत्म नहीं होता, क्यों, क्योंकि सर हम लोग क्या निकाले, सर रिजल्टेंट निकाले, किसका निकाले, फोर्सेस का, नॉन पैरेलल फोर्सेस का, लेकिन है तो फोर्सेस का, और फोर्स क्या होता है सर, फोर्स मेरा होता है वेक्टर क्वांटिटी, और सर जब वेक्टर क्वांटिटी आया तो वेक्टर क्वांटिटी मेरा मैग्नीट्यूड भी होता है और साथ साथ में डायरेक्शन भी होता है। तो सर आपने जो अभी निकाला ये तो वैल्यू निकाला, रिजल्टेंट का वैल्यू यानी रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड, अभी रिजल्टेंट का डायरेक्शन क्या होगा, क्योंकि है वेक्टर क्वांटिटी डायरेक्शन भी आपको बताना पड़ेगा, तो डायरेक्शन का भी एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है, डायरेक्शन का भी फॉर्मूला होता है। डायरेक्शन का फॉर्मूला क्या हो जाता है, वो हो जाता है tan थीटा इक्वल टू, आप बोलेंगे सर कैसे आपका tan थीटा आप डायरेक्शन लेके चल रहे हो, देखो यही तो मेरा रिजल्टेंट है, तो मैं बोलूंगा ना किसी के साथ ले लो, आप इसके साथ, जैसे p के साथ मैं लिया हूं फाइव, आप इसके साथ भी ले सकते हो, इसको भी 5 मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं इसके साथ चला हूं कि भाई इसके साथ कितना ये किस डायरेक्शन में जा रहा है, ये डायरेक्शन जानना चाह रहा हूं, तो tan फाइव यहाँ पे लिया, tan फाइव क्यों, फिर से ये राइट एंगल ट्रायंगल का यूज करेंगे और वहां से यूज करेंगे, और राइट एंगल ट्रायंगल इक्वल टू क्या आ जाता है हमारा tan थीटा इक्वल टू, जैसे मैंने अभी याद करवाया आपको, पंडित बिहारी प्रसाद हरि हरि बोल, या पंडित बोला पंडिताइन से हरि हरि बोल, बोल नीचे में बोल आएगा, यानी पी बाई पी क्या होता है सर, दैट इज इक्वल टू tan थीटा इक्वल टू, तो सर p इक्वल टू वही सबको जो पता है परपेंडिकुलर सर, और b सर बेस, तो इसके लिए परपेंडिकुलर क्या होता है, सामने वाला हमेशा परपेंडिकुलर होता है, यानी सी एंड डी, तो देखो सी डी ऊपर में है, और सर बेस बेस क्या ओ एंड डी, तो ओ डी, तो सी डी बटा ओ डी आ गया। अच्छा आपको ये भी पता है कि सर मैं जो ये जो ओ डी लिखा हूँ ओ से लेकर डी, ये मेरा क्या ओ बी प्लस बी डी से बना है, तो ओ बी प्लस बी डी से बना है, पता है ना, बिल्कुल सर ये चीज मुझे पता है, और आपको ये भी पता है कि ओ बी इक्वल टू सर मेरा पी वेक्टर है, तो इसके जगह मैं पी वेक्टर लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। और बी डी का अगर बात करिए बी डी, तो बी डी हम लोग निकाल चुके, ये सकते हो बी डी इक्वल टू क्यू कॉस थीटा, तो यहाँ पे आ गया क्यू कॉस थीटा, और सी डी भी निकाल चुके हैं सर, सी डी इक्वल टू आ गया मेरा क्यू साइन थीटा, तो क्यू साइन थीटा, यहाँ पे कुछ भी करने का जरूरत पड़ा, कुछ भी करने का जरूरत नहीं पड़ा, डायरेक्ट आपका निकाला बनाया हुआ था फॉर्मूला, डायरेक्ट आपने वैल्यू पुट कर दिया, और यहाँ से पता चल गया कि डायरेक्शन, रिजल्टेंट का डायरेक्शन क्या होगा और रिजल्टेंट का वैल्यू कितना होगा, तो वैल्यू ऑफ द रिजल्टेंट और डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट। वाई क्यों निकाले दोनों चीज, बिकॉज इसका वेक्टर क्वांटिटी, फोर्स है वेक्टर क्वांटिटी, और जो कि नॉन पैरेलल है, इसीलिए हम लोग ये सभी ड्रामा यूज किए, ये सभी फंडा यूज किए, तब जाके निकाले। बताइए क्या यहां तक चीजें आपको समझ आया। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ये डेरिवेशन आपका होता है, जहां से क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। अभी आपको समझ आएगा, डोंट वरी, अभी आपको समझाएंगे आगे वाले पेज पे इसका क्या यूटिलाइजेशन है और कहां कहां पूछा जाता है। एक बार आप लोग बोलो कि क्या इतना चीज आपको समझ में आया या नहीं। चलिए, सेशन पसंद लग रहा तो सेशन को लाइक करते रहना सारे बच्चे। यस सर क्लियर है, ओके डियर, थैंक यू आदित्य। रिप्लाई करो आप लोग, रिप्लाई नहीं करोगे तो मुझे पता कैसे चलेगा। और हाँ कोई दिक्कत है तो आप मेरे से पूछना भी, है ना, ऐसा कोई बात नहीं कि आप मेरे से पूछना नहीं, कोई दिक्कत होगा यू कैन आस्क मी, है ना, लेकिन क्लियर है तो आप मेरे को वो भी बोलो, अगर दिक्कत है तब भी मेरे को बोलो, जब तक बोलोगे नहीं मुझे पता नहीं चलेगा। यहाँ से 25 बच्चे लगभग लाइव देख रहे हैं, है ना, तो सारे बच्चे रिप्लाई करो। चलिए, अगर यहाँ तक चीज़ें समझ गए होंगे आप लोग, आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है,
अब बढ़ते हैं आगे। अब समझना इससे क्या क्या चीज आपको रिजल्ट मिलता है। नहीं होता कि आपने मेहनत की, मेहनत का रिजल्ट होता है जॉब, मेहनत कर रहे हो आप, तो इसका रिजल्ट क्या मिला सर। ओके भरत, ठीक है डियर, क्लियर है, चलिए ठीक है। देखो क्या मैं करता हूं, अब देखो मैंने यहां पे जो क्या करा था, ये में एक फोर्स था Q, एक फोर्स था मेरा P एन, दो फोर्स था, उसके बीच में एंगल थीटा लेके हम लोग यहाँ पे मेजर किए थे। अब इस थीटा का वैल्यू को चेंज करके हम लोग अलग अलग वैल्यू ला सकते हैं। हो भी सकता है, आप बोल सकते हैं सर जी, हो सकता है कि Q और P जो है, ये मेरा Q रहा, ये P रहा, वो 90 डिग्री में एंगल रहा, तब क्या हम लोग फिर से फॉर्मूला के लोग, नहीं, अब कुछ करने का जरूरत नहीं है। बस क्या करो, ये जो रिजल्टेंट का वैल्यू है ना, इसमें आप सिंपल थीटा का वैल्यू पुट कर दो, आपको पता चल जाएगा रिजल्टेंट क्या आ जाएगा। यहां भी हम लोग थीटा, क्योंकि थीटा बेसिकली क्या है, एंगल बिटवीन दी टू पॉइंट्स क्या है मेरा, एंगल बिटवीन द टू पॉइंट्स जो होता है मेरा P एंड Q का, वही तो मेरा थीटा है, तो थीटा इक्वल टू 90 वैल्यू पुट कर देंगे। अच्छा आप बोलोगे सर ऐसा भी हो सकता है कि एक फोर्स मेरा इधर जा रहा है और एक मेरा इधर फोर्स जा रहा है, दोनों अपोजिट फोर्सेस जा रहा है, इसके बीच का एंगल मेरा 180 है, तब क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे सर, थीटा का वैल्यू पुट कर देंगे हम लोग यहाँ पे भी 180 है ना, तो cos थीटा इक्वल टू आ जाएगा cos 180 इक्वल टू sin 180 इक्वल टू, उसी तरह से रिजल्टेंट के लिए cos आपका 180 की वैल्यू पुट कर देंगे तो पता चल जाएगा कितना आपका वैल्यू आएगा रिजल्टेंट डायरेक्शन, है ना। तब अच्छा बोलेंगे सर आपने अभी जस्ट कहा था कि अगर अपोजिट डायरेक्शन में रहता है तो घटा देते हैं, क्योंकि ये तो एक तरह से ऐसा ही हो गया, पैरेलल जैसा ही हो गया, क्योंकि मैंने कहा था ना सेम डायरेक्शन, मतलब ये रहा मेरा P फोर्स और इसी के ऊपर जा रहा मेरा Q फोर्स, तो जोड़ देते हैं P प्लस Q। तो जब मैं यहाँ पे बोला कि सर ये भी तो हो सकता है कि एक फोर्स ऐसे जा रहा P और उसी डायरेक्शन में जा रहा Q, तो सर यहाँ तो थीटा इक्वल टू 0 आ जाएगा, क्योंकि एंगल है ही नहीं भाई साहब, ये एंगल धीरे धीरे ऐसे ऐसे बढ़ते जाता ना, ये रहा 90, ये रहा 180, तो अगर सर इसी के ऊपर है तब तो एंगल 0 है, तो सर तब क्या बिल्कुल आपका P प्लस Q आएगा, बिल्कुल आएगा, अभी मैं आपको प्रूव करूंगा कैसे आएगा। और जब मैं बोला कि इधर से अपोजिट अपोजिट जा रहा और P इधर है Q इधर है, तो यहाँ पे हम लोग रिजल्टेंट निकालने के लिए P प्लस Q कर देते हैं। तो क्या इस डेरिवेशन से आपका सब कुछ जीरो रो हो के केवल और P और Q बचता है, तो अभी देखेंगे और अभी मैं आपको प्रूव करूंगा इसी फॉर्मूला के थ्रू कि जब इसी को मैं सेम साइड लेके चलूंगा दोनों को सामने सामने P एंड Q, तो इसका वैल्यू यही आएगा। और जब अपोजिट लेंगे, P इधर जा रहा है और Q इधर जा रहा है, तो ऑटोमेटिकली देखोगे कि आपका यही वैल्यू आएगा। अभी देखो कैसे, तो चलो वही चीज समझते हैं। तो देखो सबसे पहले मैं क्या लिया हूं कि मान के चलते हैं कि दोनों के बीच का एंगल क्या है, 90 है। हो भी सकता है भाई फोर्स ऐसा लग रहा, कोई ऐसा लग रहा, मान लो कोई इस तरह से कोई धक्का लग रहा कोई डिब्बा में, कोई इस तरह से फोर्स यहाँ के खींचना चाह रहा नीचे से, और एक डायरेक्शन इधर से लग रहा, कोई सेंटर से इधर से, ऐसे आ सकता है, यहाँ से भी सेंटर सेंटर से लग रहा है, फिर भी तो 90 जाके बनेगा, ऐसे लग सकता है, बिल्कुल लग सकता है। कोई बोलता नहीं है कि भाई बीच बीच में इसको रस्सी बांधो और इसको खींचो, और कोई इधर से भी खींचेगा, है ना, ऐसे भी हो सकता है। उस केस में क्या होगा सर मेरा, तो सिंपल सा लॉजिक है, मुझे पता है कि वैल्यू ऑफ द रिजल्टेंट क्या हो जाता है, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा, रट लो, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा, वेयर p and q इज द फोर्सेस और थीटा इज द एंगल बिटवीन द टू फोर्सेस। तो थीटा कितना लेके चलेंगे 90, और cos 90 इक्वल टू होता है 0, ऑटोमेटिकली cos 90 इक्वल टू 0, तो पूरा खत्म, ये 0 इंटू देखो 2pq इंटू 0 करेंगे तो पूरा का पूरा वैल्यू 0, तो पूरा का पूरा वैल्यू हो जाएगा 0। जैसे पूरा का पूरा वैल्यू 0 हो जाएगा तो बचेगा ओनली क्या, रूट अंडर P प्लस क्यू स्क्वायर। तो ये आपका रिजल्टेंट होता है इन केस ऑफ जब भी आपको बोला जाए कि दो टू फोर्सेस आर, देखो ये भी आप बोलेंगे सर ये मेरा क्या नॉन पैरेलल फोर्स है, बिल्कुल ये भी मेरा क्या है, मेरा नॉन पैरेलल फोर्सेस ही है, नॉन पैरेलल फोर्सेस है। कैसे, देखो एक एंगल पे तो है 90 एंगल तो है, एक दूसरे को कट भी कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है ना, तो इसको बिल्कुल पैरेलल नहीं बोलेंगे, डायरेक्शन देखो धीरे धीरे बढ़ते जा रहा बढ़ते जा रहा बढ़ते जा रहा बढ़ते जा रहा बढ़ते जा रहा, तो इट्स अ नॉन पैरेलल फोर्सेस। तो यहाँ पे आपको समझ आया, जब भी कोई बोला कि नॉन पैरेलल फोर्सेस है, दो नॉन पैरेलल फोर्सेस लेकिन बोथ फोर्सेस आर एट 90 डिग्री, तो आपको रिजल्टेंट याद रखना डायरेक्ट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, आपको बार बार ये लिखने का जरूरत नहीं है, आप यहाँ से समझ गए। सेकंड चीज, अगर बोला सर इसी में डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, तो डायरेक्शन क्या आ जाता है भाई, पहले बात थीटा वैल्यू पुट करेंगे, तो भाई साइन 90 इक्वल टू क्या है, साइन 90 इक्वल टू 1 होता है, और कॉस 90 तो अभी हम लोग देखे 0 आ जाता है, तो सिंपली साइन 90 ऊपर में क्या आ जाएगा, एक वैल्यू तो ओनली बचेगा क्यू, क्योंकि इसका वैल्यू तो एक आ जाएगा, और नीचे में 0, ये पूरा का पूरा वैल्यू हो जाएगा 0, तो नीचे वैल्यू ले जाएगा पी, मतलब कि सिंपल क्या आ जाएगा कि tan फाई इक्वल टू क्यू डिवाइड बाई पी। देखो कितना इजी हो गया, अगर 90 हो गया, 90 अगर एंगल में रहेगा और डायरेक्शन निकालना है तो बस सिंपली क्या करेंगे, जो दोनों फोर्स है ना वो फोर्सेस का हम लोग क्या लेंगे, रेशियो ले लेंगे और उन दोनों का स्क्वायर करके रूट अंडर लगा देंगे, तो रिजल्टेंट मुझे मिल जाएगा, रिजल्टेंट क्या आ जाएगा, मिल जाएगा। अब यहाँ पे एक चीज मैं आपको यहाँ पे जो ब्रैकेट में समझाया हूँ एक चीज को मेंशन कर रहा हूँ विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। समटाइम क्या करते हैं बच्चे, जो मैं बताता हूँ वही लेके चलेंगे और बाद में कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे कि अगर मैं यहाँ बात कर रहा था दोनों एंगल पे था, यहाँ तो 90 डिग्री लिया गया,
इस तरह से दो एंगल लिया था, जिसमें एक मेरा क्या है, एक मेरा क्यू फोर्स था इस तरह से, एक मेरा क्यू फोर्स था, और एक मेरा यहाँ लिए थे पी फोर्स, और इसके बीच का एंगल क्या लिए थे हम लोग, थीटा। और अगर मैं जब रिजल्टेंट लिया था तो ये मेरा था रिजल्टेंट आर, और आर से लेकर यहाँ तक का फाई हम लोग लेके चले थे, यही हम लोग लेके चले थे। ऊपर में हमेशा क्यू माने हैं, नीचे को पी माने फोर्स, नीचे को क्या माने हम लोग, पी फोर्स यहाँ पे माने हैं, ठीक है। लेकिन अगर मैं बोलता क्या हूं कि यहाँ पे देखो, इसको मैं क्यू ना बोल के इसको मैं पी बोल दूंगा, और इसको पी ना बोल के इसको मैं क्यू बोल दूंगा, अब क्या होगा सर, क्या अभी भी कोई वैल्यू में चेंज आएगा या चेंज नहीं आएगा, चेंज आता है, चेंज आता है। तो चेंज देखो, पहली बात रिजल्टेंट में कोई चेंज नहीं आता, डायरेक्शन में चेंज आता है। जैसे रिजल्टेंट क्या आ जाता है, अभी भी वही होगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा, इसमें कोई भी चेंज नहीं होगा, रूट अंडर सेम का सेम, चाहे ये मेरा पी रहे या क्यू रहे, इधर उधर कर दिए। लेकिन जो हम लोग tan फाई देखते हैं ना, tan फाई है ना, tan फाई इक्वल टू हम लोग क्या मानते हैं, बोलते हैं क्यू साइन थीटा डिवाइड बाई पी प्लस क्यू कॉस थीटा। अब यहां पे आ जाता चेंज, यहां पे आपको चीजों को समझना पड़ेगा। अब बोलेंगे सर कैसे, क्या समझने वाली बात है, क्या चेंज करेंगे, देखो ध्यान रख देना। अगर आप यहां पे देखते हो, जैसे अगर मैंने माना था सबसे पहले पी एंड क्यू, जैसे पहली बात, एक सेकंड में इसको हटाता हूं थोड़ा सा, ठीक है, और मैं दोनों यहां पे फिगर लेके चलता हूं। देखो सेकंड फिगर में इसको पी मान दिया गया, पहले हम लोग लिए हैं पहला वाला में, तो पहला वाला तो इसको हम लोग लेके चले क्यू, और इसको हम लोग लेके चले हैं पी, और फिर मैं यहाँ पे क्या लिया हूँ, ले लिया हूँ आर रिजल्टेंट, और आर के साथ यहाँ बना रहा क्या मेरा फाई बना रहा, फाई बना रहा है, फाई। ध्यान समझना कि, और इसके लिए क्या फॉर्मूला आ जाता है सर, यही tan फाई इक्वल टू हम लोग लिखते थे क्यू साइन थीटा, यहाँ देखो ना लिखा हुआ है, और प्लस पी प्लस क्यू कॉस थीटा। बस मैं आपको ट्रिक समझा रहा हूँ, है ना, ये चीज याद रख जाओगे तो बिल्कुल दिक्कत नहीं होगा, पी लो या क्यू लो। अब देखो सिंपल क्या कर रहा हूँ, क्यू के जगह में मैं इसको पी मान लिया हूँ, और ये जो मेरा पी है, पी के जगह में इसको क्यू मान लिया, बस यहाँ पे वेक्टर को चेंज कर दिया, फोर्स वेक्टर को वैल्यू को, फोर्स वैल्यू को चेंज कर दिया गया। अब इस केस में देखो रिजल्टेंट तो आपका सेम आएगा, डायरेक्शन देखो, डायरेक्शन क्या आ गया इस बारी, अगर मैं डायरेक्शन लिखता हूँ हाईलाइटर से, जस्ट अ मिनट, तो क्या लिखूंगा इस बारी जो tan फाई आया है, तो tan फाई के जगह में देखो p आ गया साइन थीटा, समझना p साइन थीटा, और यहाँ पे आ गया q प्लस पी कॉस थीटा। ये कौन सा केस है, जब मैं सर ऐसा रिजल्टेंट आपका r और फाई अभी भी फाई, लेकिन इस बार यहाँ पे p आया, यहाँ पे q आया, समझना। देखो मैं ट्रिक आपको बताता हूँ, ट्रिक सिंपल सा ये है कि जिसके साथ भी ये फाई को लिया गया है, ध्यान समझना, जिसके साथ भी फाई को लिया गया है, जिसके साथ भी फाई को लिया गया है, उसको क्या करेंगे डियर स्टूडेंट, अलग रखेंगे, वो नीचे में आएगा, बिल्कुल अलग आएगा, वो किसी भी एंगल के साथ रिलेट नहीं करेगा। अब बोलेंगे सर क्या मतलब है, मैं आपको ग्रीन कलर से हाईलाइट करके समझाता हूं। याद करो यहां पे पहला वाला देखो, फर्स्ट केस, यहां पे मेरा जो रिजल्टेंट है वो किसके साथ फाई एंगल लेके चले हैं सर, पी के साथ लेके चले, पी के साथ लेके चले हैं ना, ठीक है, पी के साथ लेके, पी देखो बेचारा बिल्कुल सेपरेट है, पी जो है ना वो क्या है, पूरी तरह से सेपरेट है, देखो पी को अलग रख दिया गया। बाकी क्या है, बाकी कुछ भी याद नहीं रखना, जो जिसके साथ एंगल नहीं है लिए है उसको क्यू ऊपर में साइन थीटा और नीचे में कॉस थीटा वैल्यू पुट करना। देखो ऊपर में क्यू के साथ साइन और क्यू के साथ कॉस। अब देखो यहां आ जाओ, इस वाले फिगर में जाओ, सेकंड वाला में, सेकंड वाले में देखो फाई किसके साथ लिया गया है, तो बोलेंगे सर क्यू के साथ, तो क्यू को क्या करना, सेपरेट रखना है, तो देखो क्यू को यहां पे सेपरेट रखा गया है ना, क्यू को सेपरेट रखा, क्यू के साथ फाई लिया गया है, और जिसके साथ कोई रिलेशन नहीं है, कोई संबंध नहीं है, उस बेचारा को थोड़ा मतलब नहीं होता है कि जिसके साथ आप रहते हो, जिसका कोई नहीं होता कि मैं इसका दोस्त हूं, तो मैं दोस्त हूं तो इसको भाई एकदम कम से कम झंझट दूंगा, मैं तुम्हारा सब चीज में हेल्प करूंगा, और किसी का दोस्त नहीं रहता है कोई, तो उसको बहुत लोचा उठाना पड़ता है। तो देखो पी बेचारा अकेले पड़ा हुआ है, तो पी के साथ ऊपर में साइन चिपक गया है, पीछे में कॉस चिपक गया, समझ गए। तो जैसे आता है ना साइन कॉस टेन, पहले साइन आता है फिर कॉस आता है, तो पहले समझना कि साइन आता है फिर सर मेरा कॉस आता है, तो पहले पी के साथ साइन ऊपर में रख देना और नीचे में पी के साथ कॉस रख लेना, समझ गए। इससे क्या होगा कि अगर कभी कभी आपका वो एग्जाम में दे दे कि इस तरह आपको फिगर वाइज दे दे और बोला जाए कि इसका बताइए मेरा क्या हो जाएगा डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट, तो आप कंफ्यूजन नहीं होगा, चाहे पी रहेगा कॉस रहेगा या आर रहेगा, एस बोलेगा, टी बोल देगा, क्योंकि मान लो मैं अभी अगर बोला पी कॉस, लेकिन यहां बोल दिया कि ये आर है और ये मेरा एस है, और फिर यहाँ पे बोल दिया इसके साथ फाइव रिजल्टेंट निकालो, तो कंफ्यूज आप हो जाते हो। तब यहाँ पे ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये चीज समझना आपको पड़ेगा। समझ गए क्लियर, समझ गए डियर, मैं क्लियर बोल रहा हूं, समझ गए क्लियर, समझ गए डियर, है ना। चलिए बताइए क्या ये चीज समझ आ गया आप लोग को, इसमें बहुत बच्चे फंसते हैं, इसलिए बताना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इसको, है ना। चलिए चलो देन हम लोग इस पेज को समझते हैं, अब थोड़ा इस पेज को समझता हूं मैं।
अब यहाँ पे इस चीज को समझना कि इस चीज में क्या यहाँ पे समझाया गया है, इसको थोड़ा देखो, ठीक है। देखो आप लोग जब तक बोलोगे नहीं ना, कभी कभी बच्चे बहुत कम ने, चलो वेरी नाइस, प्रियंका विकास बोल रहे हैं यस सर क्लियर, हाँ बोला करो। अभी देखो 30 बच्चा लाइव देख रहा है, तो आप सेशन को लाइक करते चलते हो अगर आपको पसंद आ रहा तो। सेकंड चीज आप लोग को बोलना है ना एटलीस्ट, देखो आप लोग के लिए मैं पढ़ाया जा रहा है, और आप लोग अगर नहीं बोलोगे तो मुझे क्लियरिटी नहीं मिल पाएगा, और मैं कोई चीज़ को अच्छी तरह से बना, मान लो मैं कोई चीज़ को अच्छा से समझाया अपने तरीके से, हो सकता है आपको तो अलग तरीके से समझना है, जैसे जैसे बना के आगे बढ़ गया है, आपको बताना पड़ेगा सर समझ नहीं आया, तब ना मैं एक्सप्लेन करूंगा। मैं 1000 तरीके से समझाने के लिए रेडी हूँ, बट आपको बोलना पड़ेगा। चलिए वेरी नाइस, सरफराज, सरिका, आदित्य, विकास, प्रियंका सब बोल रहे सर क्लियर है, ओके डियर। नाउ अब समझते थोड़ा और चीजें, कुछ और चीजें क्या, जैसे अभी तक हम लोग एंगल लिए थे क्या, 90 लिए थे सर। 90 से जैसे और एक क्वेश्चन पूछा जाता, वो क्वेश्चन क्या पूछा समझना, क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा, क्या बोला गया, थीटा क्या है सर, आप बोलेंगे सर ये कौन सा एंगल है, सर दिस इज द एंगल बिटवीन द टू फोर्सेस, दो फोर्सेस के बीच के एंगल को थीटा माने थे, ये फाई नहीं है ना, तो ये थीटा बोलेगा क्या होगा, यानी दो फोर्स के बीच का एंगल क्या होगा जब मेरा जो रिजल्टेंट है वो मेरा मैक्सिमम होगा। जस्ट अ मिनट, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉल आ रहा है, जस्ट अ मिनट मुझे जस्ट बताने दीजिए, ठीक है, ओके। हेलो अंकल जी लाइव हैं थोड़ा, जी जी जी, ओके सो अब घर से आ गया था कॉल, तो इसीलिए मुझे उठाना पड़ा। तो देखो यहाँ पे क्या बात करें, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा व्हेन द आर रिजल्टेंट इज मैक्सिमम, तो वो रखा कि बताओ थीटा का वैल्यू क्या होगा जब मेरा आर जो है ना, आर जो वो मैक्सिमम होगा। आर व्हाट इज द आर, आर इज द रिजल्टेंट, रिजल्टेंट मैक्सिमम होगा, समझ गए मेरी बात की, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा व्हेन आर इज मैक्सिमम, जब मेरा मैक्सिमम लेंगे हम लोग रिजल्टेंट, या फिर आपको ऐसे पूछेगा कि बताओ मेरा रिजल्टेंट मुझे अगर मैक्सिमम चाहिए, अगर रिजल्टेंट मुझे मैक्सिमम चाहिए उस केस में थीटा का वैल्यू क्या होगा, आपको जैसे तैसे घुमा के बोल देगा। तो इसके लिए क्या करना है भाई साहब, आप करोगे क्या, आप बोलेंगे सर रिजल्टेंट के लिए तो यही फॉर्मूला यूज करेंगे, यही वाला पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2 pq cos थीटा, इसी को यूज करेंगे। अब यहाँ पे थीटा का वैल्यू तो चेंज करके लाएंगे, तो इसके क्या करा जाता है, तो भाई देखो दो ही स्ट्रीम केस है, आप देखो धीरे धीरे क्या होता है, आप देखो ऐसे बढ़ाते जाओगे बढ़ाते जाओगे बढ़ाते जाओगे बढ़ाते जाओगे, एंगल 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 बढ़ाते जाओगे, तो दो स्ट्रीम पॉइंट है। एक स्ट्रीम पॉइंट ये है कि दोनों फोर्स को एक ही डायरेक्शन में रखो पी एंड क्यू को, तो यहाँ पे थीटा का वैल्यू हो जाएगा 0, और दूसरा में क्या करो, एक फोर्स इधर और एक फोर्स इधर, तो आ जाएगा इस बारी 180, तो दो लेके चलते हैं और इसी में आपको एक बारी मैक्सिमम एक बारी मिनिमम मिल जाता है, बिल्कुल सही बात है 0 में। अब देखो कैसे, तो क्या किया गया, जैसे आप बोल रहे हो जब थीटा का वैल्यू 0 लिया जाता है तो सिंपल कॉस 0 का वैल्यू होता है 1, तो ये पूरा का पूरा वैल्यू क्या आ जाता है 1 आ जाता, तो बचता क्या है पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq, कि कॉस थीटा का वैल्यू 1 आ गया तो ओनली बचा 2pq, तो 2pq यहाँ पे आ गया और पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। और अगर आप ध्यान दिए होंगे तो ये वैल्यू क्या आ रहा है a प्लस बी प्लस मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, देखो ये हो गया मेरा ए स्क्वायर, ये हो गया बी स्क्वायर और ये हो गया 2ab, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस क्या आ गया मेरा 2ab आ गया, तो दिस इज नथिंग बट दी a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये मेरा a प्लस बी का होल स्क्वायर यहाँ पे आ जाता है, तो a इज दी p एंड b इज दी q, तो p प्लस q का होल स्क्वायर यहाँ पे आ जाता है, स्क्वायर स्क्वायर अगर कटेगा तो आ जाता p प्लस q। देखो मैं आपको कहा था ना कि प्रूव कर देंगे, तो देखो थीटा 0 है, थीटा 0 का मतलब क्या है कि p जिस डायरेक्शन में है उसी डायरेक्शन में आपका q है, तो दिस इज नथिंग बट दी पैरेलल फोर्सेस, पैरेलल फोर्सेस है ना ये भाई, एक दूसरे भले बोलेंगे सर डिस्टेंस नहीं है, लेकिन इसके बीच में एंगल, तो एंगल कोई एंगल है ही नहीं, 0 एंगल है, तो इसीलिए दोनों को जोड़ दिया गया। तो मैंने कहा था ना जब एक ही डायरेक्शन में जाएगा तो दोनों को क्या कर देंगे, सिंपली जोड़ देंगे p प्लस क्यू को। तो यहाँ पे मुझे क्या देखने को मिला, यहाँ पे जो मुझे रिजल्टेंट मिलता है वो वैल्यू मिल जाता है मैक्सिमम, क्योंकि भाई जोड़ा जा रहा ना, पूरी तरह से जोड़ दिया गया दोनों वैल्यू को, बिल्कुल घटाया नहीं गया, जितना दोनों का वैल्यू को जोड़ दिया गया, तो इट्स अ मैक्सिमम वैल्यू। तो मैक्सिमम रिजल्टेंट कब मिला, व्हेन दी थीटा इज इक्वल टू 0, एंगल 180। अब जब मैं एंगल 180 लेंगे है ना, एंगल 1, आप यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि सर एंगल 180 है ना, नहीं आप समझ नहीं रहे हो, आप देखो डायरेक्शन P भी इधर है और Q भी इधर है, मान लो यहाँ पे P है और इसी डायरेक्शन में Q जा रहा है डियर, तो इसको आप 180 कैसे बोल दोगे। देखो मेरा बात समझना कि ये मेरा हाथ है और ये दोनों हाथ है ऐसे करके रखा हुआ है, तो फिलहाल ये भी कैसा, दोनों मेरा हाथ का देखो ये उंगली सब फिंगर उधर जा रहा है, ये भी फिंगर, तो अभी 0 है, ये देखो धीरे धीरे बढ़ते जा रहा बढ़ते जा रहा बढ़ते जा रहा बढ़ते जा रहा बढ़ते जा रहा, जब मैं ऐसे कर दिया ना पूरा तब ये बन गया 180, तब बन गया 180, तो अभी 0 है ना, तब अभी 0 है। अब मैं क्या कर दिया इसको, जैसे मान लो यहाँ पे मेरा Q है, P को उठाया उठाया ऐसे करते करते घुमाते घुमाते पूरा ऐसे इधर कर दिया, पूरा अपोजिट डायरेक्शन है ना,
मिनिमम, हाँ मिनिमम केस 0 होता है, यस यस। तो अगर मैं ऐसे कर दिया, दोनों को अपोजिट डायरेक्शन में 180 कर दिया, इस केस में भाई 180 का वैल्यू कितना होता है, cos 180 का -1 हो जाता है, तो -2p क्यों आ जाता है। अब देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab यहाँ पे आया। भाई ये किसका फॉर्मूला आ गया, वही मैंने कहा a माइनस बी का होल स्क्वायर का। तो यहाँ पे करेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कटेगा तो होगा क्या, p माइनस क्यू। तो p माइनस क्यू यहाँ पे आ गया क्या, रिजल्टेंट। रिजल्टेंट क्या बन गया मेरा, p माइनस क्यू आ गया। तो सिंपल यहाँ पे अगर रिजल्टेंट देखता हूं मैं मिनिमम, क्योंकि घटा दिया गया ना, जो भी वैल्यू था, जैसे मान लेते इसका वैल्यू 10 था, है ना, 30 था, इसका वैल्यू 50 था, तो हम जोड़ के हो गया 80, क्योंकि दोनों को जोड़ दिया गया। यहाँ पे क्या 30 में -50 कर दिया, माइनस, मतलब इससे ज्यादा तो हो ही नहीं सकता नेगेटिव, है ना। तो यहाँ पे क्या आ गया, मुझे मिनिमम वैल्यू मिलता है दी थीटा इज इक्वल 180। और ये कब होता है, जब अपोजिट फोर्सेस देखने को मिलता है, जो मैं आपको समझाया था। अच्छा सर, क्या मुझे यहाँ पे डायरेक्शन में कोई फर्क पड़ता है, डायरेक्शन पे, तो डायरेक्शन दोनों के केस में 0 देखने को मिलता है डायरेक्शन, क्योंकि याद रखना जो डायरेक्शन लेते हैं, याद करो डायरेक्शन क्या लेके चलते थे, डायरेक्शन हम लोग लेके चलते हैं हॉरिजॉन्टल के साथ। ये मेरा रिजल्टेंट जो है वो हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बना रहा है, फाई। तो चाहे मेरा एक डायरेक्शन में जा रहा है तब भी तो हॉरिजॉन्टल के साथ 0 में ही है, और जब इधर जा रहा है तब भी हॉरिजॉन्टल लाइन यही है, दोनों केस में 0 आता है। अब उस केस को प्रैक्टिकल तो आप समझ गए कि हाँ सर बिल्कुल सही बात है, प्रैक्टिकली देख लो। जैसे tan फाई इक्वल टू क्या जाता है, p sin थीटा प्लस p प्लस क्यू cos थीटा। तो भाई साहब यहाँ पे क्या, जब थीटा का वैल्यू 0 लेंगे तो sin 0 इक्वल टू 0 आ जाता है, और cos 0 इक्वल टू 1 आ जाता है, समझ गए। तो sin 0 का वैल्यू 0 पुट करो, तो ये यहाँ पे 0 वैल्यू पुट करो, पूरा का पूरा वैल्यू हो जाएगा यहाँ पे 0, है ना। तो p इंटू 0, और यहाँ पे cos थीटा का वैल्यू 1, तो p प्लस क्यू आ जाएगा, तो 0 बटा समथिंग इक्वल टू 0, तो आ गया ना tan फाई इक्वल टू 0। और सिमिलरली यहाँ पे बात करेंगे, अगर थीटा इक्वल टू 180 ले लेंगे, तो 180 साइन 180 का वैल्यू होता है 0, और cos 180 का वैल्यू होता है -1, तो साइन 180 का वैल्यू 0 आ गया, तो p इंटू फिर से 0, और यहाँ पे अगर माइनस भी लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, फिर भी 0 बटा समथिंग मेरा 0 ही हो जाता है। तो घुमा फिरा के यहाँ पे क्या आ जाता है, डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट इन बोथ केस मैक्सिमम और मिनिमम रिजल्ट में जो है आपका वैल्यू क्या देता है, 0 ही देता है। डन, सुपर्ब, यस, समझ गए ना, थैंक यू डियर। चलिए, कितने बच्चों को ये समझ आया, रिजल्टेंट क्या होता है, पैरेलल फोर्सेस, नॉन पैरेलल। इसीलिए जो जितने भी आप पढ़ते हो ना इंजीनियरिंग में, चाहे मैं बात करूं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का, सोम का, टॉम का, फ्लूइड का, अधिकतर जो फोर्स कैलकुलेट किया जाता है ना, वो कैलकुलेट करते हैं नॉन पैरेलल का ही। अभी कहानी स्टार्ट हुआ, बिल्कुल टेंशन ना लो, अभी और मजेदार होगा, और क्लासेस में और सारा चीज समझ में आपको आएगा, है ना। अधिकतर चीजें जो होता है ना दुनिया में देखने को मिलता है वो नॉन पैरेलल फोर्सेस होता है। पैरेलल फोर्स से तो किसी तरह से आप तुरंत निकाल सकते हो, नॉन पैरेलल के ही ये सारा तिगड़म अपनाते हैं। और अभी एक लॉ ने, अभी कई सारा और लॉ के बारे में डिस्कस करेंगे, और इन सभी लॉ के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, नॉन पैरेलल फोर्सेस से निकालते हैं। अच्छा, और एक थोड़ा सा चीज मैं बता देता हूं, देन क्लास को ऑफ कर देंगे हम लोग, है ना। लास्ट में थोड़ा सा एक चीज बताता हूं, इसके बाद क्लास को ऑफ कर देंगे, बिकॉज इसके बाद हम लोग जो है एक न्यू कॉन्सेप्ट को स्टार्ट करने वाले हैं। इसके बाद क्या करेंगे, एक न्यू कॉन्सेप्ट को स्टार्ट करेंगे, है ना। क्या करेंगे, एक न्यू कॉन्सेप्ट को स्टार्ट करेंगे, और वो क्या, ये देख लो। जैसे कि कभी कभार क्या पूछा जाएगा कि जैसे आपको समझ में आ गया सर, मेरा जो नॉन पैरेलल फोर्सेस क्या होता है वो एक एंगल में होता है। तो ये मान लो ऐसा कुछ करके कहीं फोर्स लग रहा है बीम है, इस बम में कई तरह का फोर्सेस लग रहा है। मान लो इस तरह से एक लग रहा है F1 फोर्स, है ना, कुछ ऐसे यहाँ पे फोर्स लग रहा है F2 फोर्स, ऐसे लग रहा है ना, कुछ मेरा ऐसे लग रहा है समथिंग, मान लो कुछ यहाँ पे इस तरह से लग रहा है, कहीं से लग रहा है F3 फोर्स। अब इसको आपको रिजल्टेंट कैसे निकालोगे, सबका वैल्यू आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, राइट। तो क्या करते हैं, यस यस, होगा होगा, बिल्कुल बिल्कुल होगा डियर, है ना। अब इसको मैं कैसे निकालूंगा उसको समझो, यहाँ पे उसको कैसे निकालोगे वो समझो। यहाँ पे क्या होता है कि जैसे समझना कि मान लेते किसी एक पॉइंट से ले लेता हूं मैं, एक पॉइंट है यहाँ पे इस तरह से जा रहा है, जैसे यहाँ पे एक पॉइंट है ना, ये समथिंग मेरा एक पॉइंट है, पॉइंट आपका O है, तो पॉइंट O है, इस पॉइंट O से मेरा F1 यहाँ फोर्स गया है। तो क्या करोगे आप, इसको ना रिजोल्व करता हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में आपको रिजल्व करना पड़ेगा, किसमें, हॉरिजॉन्टल में, वर्टिकल में। तो देखो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल कौन सा आ जाएगा, तो बोलेंगे सर ये जो हो जाएगा सम ऑफ दी हॉरिजॉन्टल आ जाएगा, हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल। और इधर आप बात करेंगे तो दिस इज में वर्टिकल वर्टिकल, ठीक है, ये मेरा वर्टिकल हो जाएगा, नीचे में हॉरिजॉन्टल आ जाएगा, पीछे भी इस तरह से वर्टिकल हॉरिजॉन्टल। तो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कंपोनेंट हम उसको कैलकुलेट करते हैं। अब कैसे करते हैं, आपको यहाँ पे एक जो थीटा है जरूर दिया रहेगा, थीटा, चाहे फोर्स के साथ मेरा इसके साथ दिया रहे थीटा, या फिर इसके साथ थीटा दिया रहे, कोई भी थीटा है वो आपको दिया रहेगा। तो मान लेते हैं फिलहाल अभी नीचे के साथ दिया रहेगा, तो जिसके साथ भी थीटा दिया रहेगा वो वैल्यू हमेशा कॉस में आ जाता है। तो यहाँ पे F1 का वैल्यू जो रहेगा वो क्या आ जाएगा, F1 cos थीटा,
और ऊपर वाला जो रहेगा ना ऊपर तरफ से ये आ जाएगा क्या मेरा F1 साइन थीटा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा कि देख सकते हो ये हटा दो ये भी हटा दो, है ना, यहाँ पे क्या हो गया इस तरह से आप इसको रिजोल्व कर दिए। अब इसको चाहते हो F1 को हटा दो, आप F1 को हटा दो, F1 का काम खत्म। यहाँ पे आपका दो फोर्स निकल गया, क्या निकल गया, एक निकल गया क्या मेरा F1 साइन थीटा F1 कॉस थीटा। अब मान लो यहाँ पे जो मेरा था F1 इसका वैल्यू 10 रहता तो यहाँ पे सिंपल और थीटा का वैल्यू दिया रहता कुछ 30 डिग्री, तो सिंपल लेता 10 साइन 30 और यहाँ पे आ जाता 10 कॉस 30। इसका वैल्यू आप कैलकुलेट करके कैलसी में लाते और आपको पता चल जाता कि हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कितना फोर्स है। सेकंड आप समझो, सेकंड समझ लो, सेकंड समझ लो। सेकंड ये चीज है कि सेम चीज वही फोर्स है कि इंक्लाइंड पे है ना। अगर मैं सेम एक फोर्स ले लेता हूं, दिस इज दी फोर्स F1, फिर एक पॉइंट से आ रहा है, लेकिन इस बार आपको एंगल जो दिया है ना वो वर्टिकल के साथ थीटा एंगल में दिया है कि वर्टिकल के साथ थीटा एंगल बना रहा है। अब क्या होगा, फिर से जब रिजल्ट करोगे, रिजोल्व करोगे इसको सम ऑफ द हॉरिजॉन्टल सम ऑफ द वर्टिकल, तो सम ऑफ दी हॉरिजॉन्टल में बात करेंगे तो हॉरिजॉन्टल में क्या आ जाएगा, थीटा किसके साथ दिया, वर्टिकल के साथ, तो इधर आ जाएगा इस बार F1 cos थीटा, ऊपर में cos थीटा और नीचे में आ जाएगा F1 sin थीटा। इस तरह से हम लोग कैलकुलेट करते हैं। और कभी कभार क्या था, नंबर ऑफ फोर्स लगा रहता है फिर भी आप इसी तरह से ही कैलकुलेट करोगे, वो भी मैं आपको समझा देता हूं। नंबर ऑफ फोर्स किसी बीम में अगर एक ही पॉइंट पे लग रहा तो जैसे मैं बोलूंगा कि यहाँ पे कोई इस तरह का एक है बॉल है ऐसा लटका हुआ है हिंज, इसमें मेरा फोर्स लग रहा कई तरह का, जैसे कि यहाँ एक फोर्स है, यहाँ एक दूसरा मेरा फोर्स है, यहाँ एक मेरा मान लेते हैं तीसरा फोर्स लगा हुआ। अब इस सबको रिजोल्व करना है, कैसे रिजोल्व करेंगे। अच्छा और एक चीज, डायरेक्शन भी ध्यान रखना है जिस डायरेक्शन में जा रहा है। जैसे देखो ये अंदर की ओर जा रहा है ना, तो आपको अंदर में ही रिजोल्व करना पड़ेगा, यानी एक फोर्स ऐसे आएगा एक फोर्स ऐसे आएगा, तो देखो ये सम ऑफ दी क्या हो जाएगा, वर्टिकल हो जाएगा, ये सम ऑफ दी हॉरिजॉन्टल फोर्स आ जाएगा। इसको भी अगर कैलकुलेट करेंगे तो कुछ ऐसे इधर और ऐसे इसको कैलकुलेट करेंगे, राइट। अब मान लेते ये एंगल कहीं ना कहीं दिया रहेगा इसके साथ थीटा, तो ये क्या आ जाएगा, इसको अगर मैं बोलूंगा F1 तो ये आ जाएगा F1 cos थीटा आ जाएगा और ये आ जाएगा F1 साइन थीटा। ये मान लेते हैं थीटा इसके साथ बना हुआ है, इसको F2 मान लेते हैं तो ये आ जाता है F2 cos थीटा आ जाएगा और ये आ जाएगा F2 साइन थीटा आ जाएगा। और इसका अगर बात करें तो स्ट्रेट पूरा है तो ये F3 है तो F3 रह जाएगा इस तरह से। अब इसको रिजोल्व करने के लिए क्या कर सकते हैं बताओ, इसको हटा दो, ये आपका केवल बच गया, इसको भी चाहे तो आप हटा सकते हो और इस तरह का वैल्यू आप निकाल सकते हो, समझ गए। इस तरह से यहाँ पे भी आप चाहे तो यहाँ पे निकाल सकते हो, है ना, इस तरह से आप निकाल सकते हो किसी भी एक पॉइंट के ऊपर, जिसके ऊपर आगे चलकर डिस्कस करेंगे अभी हम लोग, है ना। तो आपको ऐसा दिया जाएगा, आपको लगेगा सर ये तो पूरी तरह से अलग हो गया, से मान लो पॉइंट यहाँ दिया रहेगा ऐसे निकाल रहेगा ना, और ऐसे बाहर की ओर दिया रहेगा, इस केस में ऐसे बाहर की ओर दिया रहेगा, इस तरह से मान लो दिया गया है, तो कैसे निकल जाएगा, ऐसे निकालोगे एक, ऐसे निकालोगे एक, ऐसे एक निकालोगे, तो अगर एफ मेरा है और ये थीटा है तो यहाँ जाएगा एफ कॉस थीटा और यह जाएगा एफ साइन थीटा, समझ गए। और ये मान लो F2 है तो ये F1 आपको दिया है, तो बाद में क्या कर सकते हो आप इन सबको हटा सकते हो और मान लेते इसको भी एक एंगल में दिया रहेगा, तो जैसे इस एंगल में ऐसे दिया रहेगा तो इसको भी आप रिजोल्व कर सकते हो। कैसे कैसे बताओ, ये बाहर की ओर जा रहा तो एक मेरा ऊपर की ओर जाएगा, एक मेरा नीचे इधर जाएगा, और ये मान लो इसके साथ है F2 तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा F2 साइन थीटा इधर आ जाएगा और ये आ जाएगा F2 cos थीटा। और बाद में क्या कर सकते हो, सबको हटा दो, इंक्लाइंड वाला यहाँ से भी हटा दो, तो अब देखो आपको डायरेक्ट मिल जाएगा क्या, सम ऑफ दी हॉरिजॉन्टल यहाँ से निकाल लेना, तो सम ऑफ दी हॉरिजॉन्टल इक्वल टू क्या आ जाएगा, दिस प्लस दिस, तो आ जाएगा यहाँ पे क्या है F2 मान लो है तो आ जाएगा F1 cos थीटा और प्लस F2 cos थीटा, और सम ऑफ दी वर्टिकल में क्या आ जाएगा, ऊपर दोनों ऊपर में जा रहा है तो आ जाएगा F1 साइन थीटा प्लस F1 साइन थीटा। अच्छा यहाँ पे डायरेक्शन अगर अलग है, इधर जा रहा है इधर आ रहा है तो एक नेगेटिव होगा, तो यहाँ पे बीच में एक नेगेटिव ले लेना, डायरेक्शन अलग है, समझ गए। इस तरह भी ध्यान रखना है, लेमिस थ्योरम भी आगे पढ़ेंगे डियर, है ना, ये है। तो यहाँ भी देख सकते हो आपका इधर निकालेगा इधर निकल जाएगा, ये वाला चीज है इधर निकल जाएगा और इधर निकल जाएगा, इसको भी निकालोगे तो आपका एक निकल जाएगा किधर, सम ऑफ द हॉरिजॉन्टल सम ऑफ द वर्टिकल, जिधर भी थीटा दिया रहेगा उससे आप निकाल सकते हो। बस कहानी खत्म हो गया डियर, टेंशन ना लो। तो ये आपका F2 आ जाएगा मान लो कॉस थीटा, ये एंगल मान लो इसके साथ दिया रहेगा तो ये आपका F2 cos थीटा आ जाएगा, F1 cos थीटा, और अगर मैं यहाँ थीटा दिया तो F3 cos थीटा, ऐसा बाकी वाला अपोजिट वाला ये क्या आ जाएगा साइन थीटा में आ जाएगा, F3 साइन थीटा इधर भी आएगा तो क्या आ जाएगा आपका F1 ये साइन थीटा में आ जाएगा और ये आ जाएगा मेरा F2 साइन थीटा में आ गया। समझ गए, क्लियर हो गया कि नहीं। सर F2 को रिजोल्व करके करे फिर से, F2 को इस वाले को, ठीक है एक काम करता हूँ फिर से मैं समझा देता हूँ। ये मेरा बॉल था, ये मैं मेरा मान लो F1 यहाँ पे ऐसे करके लग रहा था, है ना, और एक कुछ मेरा ऐसे करके लग रहा था, ऐसे कुछ F2 यहाँ ले लेता हूँ, देखो रिजोल्व में कर देता हूँ। ये मेरा पहले गया इधर वर्टिकल में और गया हॉरिजॉन्टल में, और थीटा एंगल बना रहा मान लो इसके साथ, तो इसके साथ क्या आ जाएगा F2 cos थीटा और यह आ जाएगा मेरा F2
साइन थीटा। इसको भी रिजॉल्व करेंगे तो एक मेरा ऊपर डायरेक्शन में जाएगा, मेरा इधर जाएगा, और थीटा इस बारी एंगल बना रहा मान लो इसके साथ, है ना, या फिर इस बारी मैं अलग कर लेता हूँ, इस बारी थीटा जो एंगल बना रहा है ऊपर के साथ बना रहा है, किसके साथ, इसके साथ थीटा बना रहा है, तो इस बारी क्या होगा, ये निकल जाएगा मेरा क्या, फिर से इस वाला वैल्यू क्या आ जाएगा, F1 कॉस थीटा, और यह जाएगा मेरा F1 साइन थीटा। अब क्या करूंगा, सारे जो इंक्लाइन एंगल है फोर्सेस उसको हटा दो, इसको हटा दिया मैं, है ना, और इसको हटा दिया, तो बस अब क्या करना, अब हमको निकालना है सम ऑफ द रिजल्टेंट। तो रिजल्टेंट निकालने के लिए R इक्वल टू क्या पता है, अब देखो ये 90-90 एंगल में आ रहा है ना, इन दोनों को जोड़ देंगे अगर, तो मैं ये भी कर सकता हूँ, ऊपर में अब डायरेक्ट कर दो क्या कि F2 साइन थीटा और प्लस F1 कॉस थीटा, और अगर मैं बात करूंगी इधर में, तो इधर क्या आ जाता है, ये आ जाता है आप मेरा F1 साइन थीटा, और इधर क्या जा रहा है, ये जा रहा है, देखो ये भी ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो चाहे तो घटा सकते हो, F2 कॉस थीटा आप ऐसे भी लिख सकते हो, और दूसरा भी तरीका मैं आपको बता दे रहा हूं कि काम करते दोनों को, चूंकि ऑपोजिट डायरेक्शन में है और ये पैरेलल है, तो इसको घटा देते हैं, F1 साइन थीटा माइनस कर देंगे क्या यहाँ पे, F2 कॉस थीटा। अब देखो कितना इजी हो गया। अब क्या आपने कर दिया, या आपने क्या कर दिया, सिंपल आपने दो फोर्स यहाँ पे लिया है, और वो कैसा हुआ है, जैसा से 90 डिग्री यहाँ पे बना रहा है, 90 डिग्री एंगल बना रहा है, तो हो गया ना, रिजल्टेंट इक्वल टू 90 में क्या आ जाता, अभी देखो जब मैं 90 का बात किया था, तो 90 के केस में थीटा जब 90 लेके चले थे, तो रिजल्टेंट क्या था, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। इसीलिए आप देखोगे जब भी इस तरह का फोर्स निकाला जाता है ना, न्यूमेरिकल बनाते हो, तो सम ऑफ दी ये वर्टिकल होता है, ये सम ऑफ दी हॉरिजॉन्टल होता है, और कैसे करते हैं, सम ऑफ दी वर्टिकल का स्क्वायर प्लस सम ऑफ दी हॉरिजॉन्टल का स्क्वायर रूट अंडर में, दिस इज नथिंग बट दी ये मेरा पी और क्यू फोर्स है, और हम लोग वही बात है कि पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर लेके चल रहे हैं रूट अंडर में रिजल्टेंट निकालने के लिए, और ये आर स्क्वायर जब हटेगा तब रूट अंडर चढ़ जा रहा है, तो यही आपका है ना। और इसी के लिए डायरेक्शन आप देखोगे कई बार आप निकालते हो, 10th में भी निकालोगे, 10th 11th 12th में, कि tan phi इक्वल टू क्या करते हैं, सम ऑफ द वर्टिकल डिवाइड सम ऑफ द हॉरिजॉन्टल, तो ये भी कहीं ना कहीं इसी से आता है, क्योंकि आप पता है कि जब मैं tan phi निकालता हूं तो आपका p और q दोनों फोर्स का एंगल याद होगा, मैं बहुत बार इस तरह का आप लोग बनाए होंगे कभी ना कभी, अपने सेमेस्टर में बनाएंगे, इंजीनियरिंग के टाइम पे पढ़ते टाइम पे, है ना, डिप्लोमा में किए होंगे कोई तो, या फिर आप 10th 12th किए होंगे साइंस वगैरह, IIT जे वगैरह निकालते, तब इस तरह का आता है, ये इसीलिए आता है क्योंकि बेसिकली 90 डिग्री का होता। क्लियर, समझ गए, ये निकाला जाता, तो यहाँ पे क्या करेंगे, सम ऑफ दी दोनों को जोड़ा, इसका वैल्यू पुट दिया, सम ऑफ दी वर्टिकल के जगह में क्या लेके चलेंगे, वर्टिकल आपका क्या था, F2 साइन थीटा प्लस F1 कॉस थीटा, प्लस आ जाएगा यहाँ पे क्या, प्लस कर देंगे क्या, F1 साइन थीटा प्लस F2 माइनस यहाँ पे लगेगा माइनस F2 कॉस थीटा, ठीक है, यहाँ पे बीच में क्या है मेरा, माइनस है ना, यहाँ बीच में क्या लगा है मेरा, माइनस है, इस चीज का ध्यान रखना, माइनस, और ये रूट अंडर में, इसका वैल्यू निकालना, वैल्यू पुट करेंगे आपका निकल जाएगा, और जो आपका निकलेगा सम ऑफ द वर्टिकल वाला निकलेगा, है ना, उसको ऊपर में लिखना, वर्टिकल यहां से आ जाएगा वैल्यू, समझ गए, क्लियर सर, tan थीटा की हाँ tan phi इक्वल टू क्या बोले हैं, वर्टिकल अपन हॉरिजॉन्टल लेके चलते हैं, यस, ठीक है, समझ गए डियर, क्या यहां तक क्लियर है, तो यहां तक यह रहा आज का कहानी, फिर कल क्या करेंगे, इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल आप लोग को मैं दूंगा, अभी मैं मत देखो, आंसर पता चल जाएगा आप लोग को, है ना, बनाने बोलूंगा मैं, चलिए ओके ओके, चलिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हम लोग मिलते हैं कल डियर स्टूडेंट, तब तक के लिए गुड बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय एवरीवन, ठीक है।